अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑडियो नोवेल बुक नावल इंतखाबे मन के पार्ट 7 के साथ हम फिर से हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार हमने ज़्यादा लेट नहीं किया होगा। ठीक है, इसके साथ ही मिस्टर पोजेसिव लव्स के एपिसोड भी हम आज में अपलोड कर देंगे। और राइटर की तबीयत नहीं ठीक, उनके आर्ट को कुछ रिपोर्ट्स आनी है, तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा। उसके साथ ही उनका एक ख्वाब था कि वो अपना एक नावल जो है वो बुक फॉर्म में दें। तो उनका नावल दिल यार, जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें, उन्होंने स्टोरी हमें एक्सप्लेन की जैसे आपने उनका नावल पढ़ा था मैत्री आदत का मारा। सो वो नावल वो बुक फॉर्म में देंगी। तो अगर आप लोगों में से किसी ने लेनी है बुक तो वो प्री बुकिंग रखेंगी, आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलें नावल के 7 पार्ट का स्टार्ट लेते हैं। कुछ महीनों पहले आपने मुझसे एक बात की थी और तब मैंने आपको मना कर दिया था। कौन सी बात? काज़म शाह को याद ना आया। फरवा और रहान के रिश्ते की बात मीशा ने इन्हें याद दिलाया। फरवा की तो बात पक्की हो चुकी है, फिर अब इस बात की क्या तुक बनती है भला? जानता हूँ बीजान, मगर मेरी नज़र में अहान के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अहान के लिए रिश्ता? किसका रिश्ता? बीजान बेताबी से गोया हुई, क्योंकि वह जब भी अहान से इस मौजू पर बात करती थी वो कन्नी कतरा के निकल जाता था। महिमा का रिश्ता अहान के लिए। वो आराम से टांग पर टांग रखते खोया हुआ। कितनी ही देर तो वो दोनों कुछ बोलने के काबिल ही ना रहे। ये कैसे मुमकिन है भला? बीजान दिल मासूम सी बोली। क्यों मुमकिन नहीं? महिमा को तलाक हो चुकी है जबकि अहान कंवारा है। बीजान रंजीदा हुई। तो ये कहाँ लिखा है कि तलाक याफ्ता की दोबारा शादी नहीं हो सकती? हो तो सकती है बेटा, मगर अहान में भला क्या कमी है कि वो गैर शादीशुदा होके महिमा से शादी करे? तो महिमा में क्या कमी है? वो जरा पर उतर आया। कमी तो इसमें कोई नहीं है, बस दाग जो लग गया इसके दामन पर। और फिर अहान क्या सोचेगा कि हमने इसके लिए अपने घर की बाकी लड़कियों में से किसी का क्यों नहीं सोचा पहले? सबको छोड़ के तलाक याफ्ता के लिए इसका इंतखाब किया है। एक बार महिमा के साथ ज्यादती हो चुकी है, अब किसी भी तरह की आजमाइश में नहीं डाल सकते इसे। अहान को कोई इतराज़ नहीं है, इसकी रजामंदी मालूमात करके ही आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आप बेफिक्र हैं, अहान बहुत खुश रखेगा महिमा को। वो बहुत मैच्योर और जिम्मेदार है, इसमें तो कोई शक नहीं कि अहान बहुत अच्छा बहुत प्यारा बेटा है। काश हम ये फैसला पहले कर लेते। ये सब ऐसे ही होना लिखा था, आप दिल बुरा ना करें और इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ज़िंदगी का ये सफ़र इनके लिए खुशगवार करें। मीर क्या महिमा मान जाएगी इसके लिए सॉरी। वो आप ज़ारून पर छोड़ दें और आज बात करेगा इससे और मना भी लेगा। हम डिसाइड कर चुके हैं हमें कैसे करना है ये सब। आप अब परेशान होना छोड़ दें। वो इन्हें तसल्ली देता हुआ उठा। वो हुरिया के साथ बैठी बातों में मगन थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। शुक्र है आपने भी शक्ल दिखाई, मुझे तो लगा मेरा भाई कहीं खो गया है शायद। महिमा ने शिकवा किया, जिस पर ज़ारून की आंखें नम हुई। पगली, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, बस हिम्मत जुटा रहा था तुम्हारा सामना करने की। आज मुझे लगा कि मैं अपनी बहन का सामना करने के काबिल हूँ तो चला आया। इसने महिमा के सर पर प्यार से हाथ रखा तो इससे लिपट कर फूट फूट कर रोती। महिमा हौसला करो, क्या हो गया हमारी हिम्मत वाली महिमा को? हुरिया ने आगे बढ़कर इसे संभाला। चुप करो और मेरी बात गौर से सुनो। ज़ारून इसका हाथ अपने हाथ में लिए इसके सामने बैठा। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? वो गाल पहुंचती मुतवज्जा हुई। बहुत ज़रूरी बात है, पहले मैं तुमसे खुद अकेले में बात करना चाहता था, बाकी सबसे फिर करूंगा। हुरिया खामोशी से उठकर चल दी। वो दोनों बहन भाई को प्राइवेसी देना चाहती थी। बैठ जाओ। ज़ारून ने बिना इसकी तरफ देखे कहा तो वो पलटकर इसे देखने लगी। दिल खुशगवानियों से भरने लगा, मगर इसके चेहरे पर ढूंढने से भी कोई तासरात ना मिला। निगाहें मायूस सी लौट आई। वो दिल मासूम सी बैठ गई। रोना बिल्कुल नहीं, पहले मेरी बात सुननी है, इसे समझने की कोशिश करनी है। क्या बात है भाई, मेरा दिल घबरा रहा है। एक प्रपोजल है तुम्हारे लिए। ज़ारून ने गहरा सांस लेकर पिलाकर बोल दिया। वो बिना कुछ कहे हैरान सी बात समझने की कोशिश में इसे देखेगी, जैसे इसे सुनने में कोई गलती हुई हो। महिमा वो जो यकटुक ज़ारून को देखे जा रही थी, ज़ारून ने इसे मुतवज्जा किया। वो अभी तक वैसे ही बिना हिस्सो हरकत खाली खाली नज़रों से सामने बैठे अपने भाई को देख रही थी, जो तलाक के तकरीबन 3.5 माह बाद ही इससे ये बात कर रहा था। एक बार तुम अपने लिए फैसला करके नुकसान उठा चुकी हो और तुमने जो तकलीफ उठाई सो उठाई। मैंने वो सब कुछ सबकी सजियत से बर्दाश्त किया, मैं ही जानता हूँ। अब मैंने जो तुम्हारे लिए मुनासिब समझा वो किया और तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर लड़का मुझे तुम्हारे लिए इसे रोए ज़मीन पर कोई नहीं मिलेगा और इंशाल्लाह वो बहुत खुश रखेगा तुम्हें। वो बिना महिमा को बोलने का मौका दिए इसे कायल करने की कोशिश में था। मुझे शादी नहीं करनी भाई। महिमा का लहजा अटल था। ज़ारून को टेंशन हुई, इस तरह की टोन इसकी कभी नहीं होती थी। हुरिया को भी ज़ारून की बात कुछ मुनासिब ना लगी। इतनी भी क्या जल्दी थी इस सब की? महिमा को कुछ टाइम देना चाहिए इस सब को भुलाने के लिए, खुद को संभालने के लिए, मगर बोली कुछ ना कि वो कौन सा इसकी
मान लेता, शादी तो करनी पड़ेगी और वो भी इस जुमे को। मैं ज़बान दे चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मज़ीद कोई इतराज़ नहीं होगा और तुम अपने भाई के लिए इतना तो कर ही लोगी ना। याद रखना कि इस बार बात तुम्हारे भाई की ज़ुबान की है। चलता हूँ। वो बिना इसकी सुने अपना फैसला सुनाते वहाँ से निकल गया कि कहीं महिमा के आंसू इसे पिघला ना दे। ये इसका भाई था, इसका इतना प्यार करने वाला भाई। ये तो इसका भाई नहीं हो सकता। महिमा मुंह पर हाथ रखे रोती चली गई जबकि हुरिया ज़ारून के पीछे भागी। दार से दरवाज़ा खुला तो इसकी सरकत पर ज़ारून के माथे पर बल आ गए। ये क्या था ज़ारून शाह? वो इसके ऐन सामने आ खड़ी हुई। जो भी था, साइड पे हटो तुम। मैं ये नहीं होने दूंगी मैं ज़ारून। अच्छा, किस हक से? इसने आईब्रो चुकाई। महिमा की भाभी होने की हैसियत से। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, भाभी? हाँ हाँ। वो बेख्तियार हंसा। बिल्कुल खोखली हंसी थी इसकी। इतना दर्द महिमा के लिए? वाह, कभी इतना दर्द महिमा के भाई के लिए दिल में पाला होता तो खैर छोड़ो। बाकी रही बात, ये नहीं होने दूंगी वाली तो बता दूं कि ये तो होगा और तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने बोल दिया होगा तो होगा। अब बजाय इसका दिमाग खराब करने के इसे समझाओ। भाई हूँ इसका, भला ही सोचूंगा इसका। ये कौन सा भला है? आपने देखा नहीं मगर आपकी बात पर इसकी आंखों में कितना करब था, कब कितना दर्द था इसके चेहरे पर, जैसे इसे यकीन ना हो कि इसके भाई ने कहा है। नादान है वो और अभी जख्म ताज़ा है इसके, मगर तुम समझाओ इसे। इस सब में ये ना हो वो आपसे बदगुमान हो जाए। हुरिया ने इसकी तवज्जो दिलाई। कभी कभी देर पा और दायमी खुशियों के लिए वक्ती नाराज़गी भी सहनी पड़ती है और मैं इसकी खुशियों के लिए इसकी नाराज़गी बदगुमानी सब सह लूँगा और वो भी जब अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन होगी तो समझ आएगी। मगर फिर भी ज़ारून, ये सब तो गलत है ना। एक लड़की को आप इस तरह फोर्स नहीं कर सकते शादी के लिए, जबकि वो लड़की आपकी बहन हो। वो महिमा की वकालत में डटी हुई थी। वो मेरी बहन है। मैं जो इसके लिए सोच सकता हूँ वो तुम नहीं सोच सकती। और तुम्हें क्या पता रिश्तों का? तुम्हें और तुम्हारे बाप को तो साजिशें ही करना आती हैं, न लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोलना आता है। खुद तो ना घर बसाना आया ना शोर संभालना आया। मेहरबानी फरमा के अपनी बागियाना सोच खुद तक महदूद रखो। वो जो पहली शर्मिंदा थी ज़ारून के ऐसे तंज ताने पर मरने वाली हो जाती थी। ज़ारून मेरा यकीन करे, मैंने वो सब तुम्हारा यकीन करूँ तुम्हारा। ज़ारून ने इसकी बात काटते से दीवार से लगाए, दोनों हाथ इसके तरफ में रखे। इस हुरिया का जो अपने बाप की मनसूबा बंदियों की बिना पर इस हवेली में इस कमरे में आई थी, वो मजीद इस पर झुकते हुए दाड़ा, नहीं उस हुरिया का यकीन कर लें जिससे आपने मोहब्बत की थी। वो हुरिया जिसको आपसे मोहब्बत हो गई है। इसने दोनों हाथों में इसका चेहरा भरकर कहा, नाम मत लेना मेरे सामने मोहब्बत का, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें अगर ये लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से फिर निकला। बकवास की थी मैंने, झूठ कहा था। वह सब वक्ती कशिश थी जो मुझे तुम्हारे करीब ले आई थी। भूल थी मेरी। वो रात जो हुरिया का कुल सरमाया थी, वो रात जब इसने अपनी कुर्बत से इसके तन बदन को भिगो डाला था, जिस रात इसने हुरिया पर अपनी मोहर लगा दी थी। इस रात का हर लम्हा, हर बात, इसकी सरगोशियाँ, इसकी बेताबियाँ, इसकी गुस्ताखियाँ, वो सब इसे हर हरफ अजबर था। और आज वह इस हसीन रात से फिर गया था। वह शख्स आज मोहब्बत से ही मुकर गया। हैरत की बात है, फिर इस बच्चे के लिए इतनी बेकरारी क्यों? ये कौन सा आपकी मोहब्बत की निशानी है, बल्कि ये तो आपकी गलती के नतीजे में इस दुनिया में आ रहा है। वह मुश्किल अपने दिल की किरचियाँ समेटते बोली, हाँ हैरत की बात तो ये भी है कि तुम्हारी कौन सा दिली वाबस्तगी जुड़ी है इस बच्चे के बाप से। तो तुम क्यों मेरी गलती का बोझ उठाए फिर रही हो? मुझे तो लगा था कि इस बच्चे को भी आपने अपने बाप के इंतकाम की नज़र कर चुकी होगी अब तक। इसने हद कर देखी। आज हुरिया को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। ऐसा कड़वा हिसाब, इतने तलख अल्फाज। ज़ारून, अगर मैं इस बच्चे के बदले आपसे कुछ मांगूँ तो दे सकते हैं? वो जाने क्यों बोल गई। हसन शाह की बेटी हो, जानता था नफ़ा नुकसान देख के ही ये सब किया होगा। खैर बोलो क्या चाहिए? वो तंजिया से बोली, ज़ारून शाह चाहिए। हुरिया ने इसका गिरबान पकड़ के अपनी तरफ झुकाया। कितनी रातों के लिए? इसकी बात और लहजे से टपकती दृष्टगी ने हुरिया को कंग कर दिया। वो क्या समझ रहा था इसे? वो कोई बाजारी औरत है क्या? इसके हाथ इसके गिरबान से कटी डाल की तरह लुढ़क कर पहलू में आ गिरे। इसे यकीन नहीं आ रहा था इतनी घटिया बात ज़ारून ने इसके लिए बोली है, अपनी बीवी के लिए। उफ, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात अपनी बीवी से करते हुए? हुरिया का दिल कट के रह गया। इसकी बात पर क्या किसी औरत का शोहर इसके लिए ऐसे भी बोल सकता है? तो तुम्हें शर्म नहीं है अपने ही बच्चे के बदले शोहर से सौदेबाजियां करते हुए? वो दूबदू बोला। हुरिया को यकदम एहसास हुआ कि इसकी बात गलत थी, मगर जो भी था इसकी इज्जत नफ्स पर चोट पड़ी थी ज़ारून की बात है। तवाइफ नहीं हूँ मैं। वो दिल गिरफ्तगी से बोलकर साइड से होकर निकलने लगी। ज़ारून ने अचानक इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद से करीब किया। हुरिया ने खुद को इसकी गिरफ्त से निकालने की भरपूर कोशिश की। आंखें छम छम बरसने लगी। बेवकूफ़ लड़की, मर्द तवाइफों से औलाद पैदा नहीं करता, चाहे वो एक रात इनके साथ गुजारें या 10 रातें। औलाद इसे अपनी बीवी से ही चाहिए होती है। गलत बात तुमने की। मैंने तुम्हें ना इस तरह की कोई बात कही, ना मेरा मकसद था। अपनी औलाद के बदले अपने शोहर से भावताओ तुमने शुरू किया था। हुरिया का दिल थम गया इसकी बात पर। वो जो एक लम्हे पहले जियत से मरने को थी एकदम हल्की फुल्की हो गई। कितना मोतबर कर दिया था इसने एक पल में हुरिया को। हाँ, वो ठीक ही तो कह रहा था। वो इसकी औलाद पैदा करने जा रही थी और वो इसकी बीवी थी और वो इसका शोहर था। वो सब
भूले सॉरी इसे देख रही थी। ज़ारून को होश आया तो इसे अपने हिसार से ज़ाद करता पीछे हटा। हुरिया मछली इसकी गिरफ्त के कुर्बत के लिए मगर वह अपने खोल में सिमट चुका था। और वो सब जो आप कह रहे थे कि वो सब आपकी गलती थी। हुरिया को गुस्सा इसके फिर से दूर जाने पर आया, सो दोबारा बहस पर उतर आई। जो भी था बच्चा तो मेरा ही है। वो इसकी तरफ वापस मुड़ा। ये मेरा भी बच्चा है, हर वक्त मेरा बच्चा, मेरी प्रिंसेस। हुरिया को तेज आया, मतलब वो कुछ नहीं थी इस बच्चे की, मतलब ये तुम्हारा भी बच्चा है। चाहे तुम्हें इसके बाप से जितनी भी नफरत हो, मुझे इसके बाप से नफरत ना पहले थी ना अब है। वो चटक गई इसके जुमलेबाजियों से। सॉरी हाय, मरना चाहते अगर एतबार होता। वह दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला, तो फिर आप भी सुन लीजिए, सिर्फ मेरा बच्चा है, मैं पैदा कर रही हूँ इसको, समझे आप। वो गुस्से से नथने फुलाते हुए बोली, वेरी गुड, फिर ऐसा करना कि इसके बाद 2-4 बच्चे और भी पैदा कर लेना अकेले ही। इसने गहरी नजरें इस पर जमाई। हुरिया इसकी बात का मतलब समझते मरने वाली हो गई थी। उफ ज़ारून शाह, उफ। वह शर्म से टूटती कमरे से वॉकआउट कर गई। महिमा का निकाह तय हो चुका था इस जुम्मे को, मगर हो किसके साथ रहा था ये सिर्फ घर के मर्दों के इल्म था या बीजान को मालूम था। इसके अलावा घर की खवातीन लाइलम थी अभी तक। शाह वो भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। मीर जानता था क्या मालूम करने आई है। जी जाने मीर शाह। वो सब छोड़कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। महिमा का निकाह किससे हो रहा है? वो सीधा अपने सवाल पर आई। क्या यार, कभी हुरिया, कभी महिमा, कभी मेरे बारे में भी पूछ लिया करें। आपका मुझे पता है। वो गर्दन कड़ा के बोली। रियली? इसने मखसूस अंदाज में आईब्रो चुकाई। जी। वो नर्वस हुई इसके बिल्कुल पास आ जाने पर। क्या पता है आपको मेरे बारे में? वो इसकी तरफ झुका। यही कि आप बहुत बुरे हैं। इसने बहुत पर जोर दिया और खुद ही खलखला कर हंस दी। मीर ने खींचकर अपने हिसार में लिया। मैंने सुना नहीं ठीक से, क्या बोला आपने? मैं अब बार बार क्यों बताऊं भाई? दरअसल मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं। इसने आराम से मीशा का डायलॉग इसी पर झाड़ा तो इस बार मीर भी हंस दिया। अच्छा, आप मुझे बातों में मत लगाएं, जो मैंने पूछा है वो बताएं। बातों में लगा के बात घुमाना तो आपका काम है जनाब। मैंने कब बातों में लगाया? तो बताएं ना। वो बजिद हुई। ज़ारून का ख्याल था कि हान का नाम अभी सिगाए राज में रखा जाए। अगर कबल वक्त महिमा को इल्म हो गया तो वो सिरे से इनकार कर देगी। 2 दिन तो रह गए हैं, पता चल जाएगा आपको कि किससे हो रहा है निकाह। इसका अंदाज टालने वाला था, मतलब आप नहीं बताएंगे। अगर वादा करें कि किसी को नहीं बताएंगी तो फिर बता देता हूँ। वो कश्मकश में पड़ गई। वादा कैसे करती? वो तो इराक के लोगों के भेजने पर आई थी पूछने। शाह छुपाने की क्या तुक बनती है भला? सबको पता होना चाहिए ना। जी मेरी जान के टोटे, पता तो होना चाहिए, बट आपको पता ना, अरूसा चाची को कहीं से भनक पड़ गई तो वो तूफान बर्पा कर देंगी और बातें सुना के महिमा को मुतफर भी कर सकती हैं। महिमा आजकल वैसे भी परेशान है, इसलिए हम थोड़ी एहतियात करें, जस्ट महिमा की वजह से, कि वो नाम सुन के या फिर अरूसा चाची के तंज ताने सुन के बदगुमान ना हो जाए। बस निकाह हो जाए, फिर लड़का खुद ही संभाल लेगा। अच्छा, नाम ना बताएं, बस ये बता दें कि लड़का कहाँ रहता है। बहुत सोचने के बाद उष्णा ने सोचा चलो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो ले ही सकती है। वो यही रहता है, बिल्कुल पास ही। मीशा का जवाब गोलमोल सा था। क्या करता है? नया सवाल है। जो हम करते हैं वही वो करता है, मतलब मुल्क कौम की खिदमत। बीवी है इसकी? एक और सवाल। नहीं, बीवी नहीं है। मीर मुस्कुराया। बच्चे तो होंगे इसके? नहीं, बच्चे भी नहीं है। मीर जानता था वो सब महिमा के लिए परेशान थी। शाह, लड़का दिखता कैसा है? महिमा तो बहुत प्यारी है। इसे महिमा की फिक्र सताने लगी, कहीं कोई भद्दा सा मर्द ना हो। फिक्र ना करें, वो जब महिमा के साथ खड़ा हो जाएगा तो इसे और हसीन बना देगा। इसका ज़ाहर और बातन दोनों बेहद खूबसूरत है। इतनी तसल्ली काफ़ी है या मज़ीद कोई सवाल आपकी पटारी में? एक लास्ट बता दें, वो महिमा को खुश तो रखेगा ना? यूँ समझ लो कि महिमा को शायद कोई इतना खुश रखे जितना मेरे ख्याल में वो खुश रखेगा। ओके, थैंक यू। अब आप अपना काम कर सकते हैं। वो अपने काम की बातें पूछ के फरार हो चुकी थी। फरवा, हुरिया और ईरा दरवाजे के पास ही खड़ी इसका वेट कर रही थी। क्या रिपोर्ट है? वो तीनों बेताबी से आगे बढ़ी। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, कमरे में चल के बताती हूँ। जल्दी से वो सब फरवा के कमरे की तरफ बढ़ी। बताओ। वो सब मुतवज्जा हुई। लड़का यहीं पास ही रहता है। काम मेरा मतलब इसी तरह की जॉब करता है जो ये सब करते हैं। बीवी नामी शायद इसके पास नहीं है। बीवी नामी शायद। अर्चना ने बिना सांस लिए बुलेटिन का आगाज़ किया। क्या बीवी छोड़ चुका है या मर गई है? ये तो मुझे नहीं पता। हमें क्या छोड़ दी या मर गई हो, बस ये काफ़ी है कि महिमा सोतन नामी बला से महफूज है। बच्चे भी नहीं है। और शाह बता रहे थे कि लड़का बहुत खूबसूरत है और महिमा को बहुत खुश रखेगा। शुक्र है लड़का है। मैं तो परेशान थी कहीं कोई शादीशुदा खरांट बुढ़ा ना हो। इरहा के कमेंट पर सब हैरान हुई। अरसे बाद इन्हें इरहा में पुराने वाली इरहा की झलक दिखाई दी थी। यार, ये सब जो पूछा सीधा नाम ही पूछ लेती। अब हमारे तजस्सुस के नींद नहीं आएगी। मैंने नाम ही पूछा था, मगर आप लोगों का भाई बड़ी कोई पहुंची हुई शय है। आगे से कहते वादा करो, मैं फिर वहाँ क्या करती। खैर छोड़ो, हमारे खदशे तो दूर होंगे ना। अल्लाह का शुक्र है सब ओके है। बाकी जैसा भी होगा, जो भी होगा, इधर ही आ जाएगा। महिमा की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। वह बिल्कुल लातल्की इख्तियार किए हुए थी सारे मामले से। अलबत्ता जो बात इसने आज सुबह की थी, इसने सबको ही परेशान कर दिया था। भाई को कह दे कि रुखसती निकाह के साथ ही होगी। सबका इरादा तो था कि निकाह जुम्मे को होगा, रुखसती इसी मंथ के एंड पर फरवा के साथ होगी। मगर वो इतना मुतनफ़र हो चुकी थी सबसे, वो कुछ
अरूसा बेगम के चुभते लफ्ज़ वो बस यहाँ से जल्द से चले जाना चाहती थी। पागल हो गई हो क्या? हुरिया को गुस्सा आया। मैंने कह दिया ना मैं रुखसती साथ ही चाहती हूँ। अच्छा है, सबकी जान छूट जाएगी मेहमान नामी बोझ से। इसकी गर्दगो हालत देखकर हुरिया कुछ पर तरस आया और उसके सर फिरे भाई पर गुस्सा। अहान फार्म हाउस पर ही ठहरा हुआ था आजकल। मीर शाह, ज़ारून और अरमान इसके पास बैठे थे। मराद पिछले कुछ दिनों से शहर में मौजूद ना था। महिमा की रुखसती वाली बात इन तक पहुंच चुकी थी और अहान का ख्याल था कि अब इसे अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसी सिलसिले में वो सभी से घेरे हुए थे। यार भाई, अब मुनासिब नहीं लगता, आप समझने की कोशिश करें। मीर को कायल करने की कोशिश करा था तो इसका मतलब है हमने गलत फैसला किया महिमा की शादी तुम्हारे साथ करने का। मीर से घुरा। भाई वो तड़प ही तो गया था मीर की बात पर। देखो हान, जब तुमने पहले शिफ्ट होने की बात की थी तब बीजान और दादा जान की क्या हालत हो गई थी तुम जानते हो, और अब तुम अपने साथ साथ महिमा को भी ले जाने की बात कर रहे हो। ये तो अब भी मुमकिन ही नहीं है। और अगर तुमने मुझे ज़्यादा तंग किया तो मैं ज़ारून से कह दूंगा कि वो रिश्ते से इनकार करते। भाई आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे? वो हैरान हुआ, जबकि बाकी सब इसकी हालत पर हंसती है। करूँगा? नहीं कर रहा हूँ। अब बताओ क्या करोगे तुम? सॉरी, करूँगा नहीं कर रहा हूँ ऐसे लिखा है। मीशा का इत्मीनान काबिल दी था। जाहिर है यही तो वक्त है अहान से बातें मनवाने का। बल्कि तुम सब में से भी जिसको जो जो बातें मनवानी है मनवा लो। अभी तो ये जान भी दे देगा। मीर ने खुले दिल से सबको ऑफर दी। जान की मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूं? अरमान सीधा होकर बैठा। करनी तो तुमने बकवास ही है, खैर कर लो। मुझे हान से बहुत सी शिकायतें हैं। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक बार भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा इसके बगैर। इसने अपने नादीदा आंसू साफ किए। मरो तुम जलील आदमी। ज़ारून ने इसकी कमर पर धमोका जड़ा। मैं अपनी बहन पर सौतन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, और तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। सब कहका लगा कर हंसती है। ये सब क्या तमाशा है? मैं बता रही हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। अरूसा बेगम सुबह से जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काट रही थी। अरूसा बेगम जो हो रहा है होने दो। वह ज़ारून की बहन है और वो अपनी बहन के लिए जो इसका दिल करे वो फैसला करे। वो हमारे मुलाजिम का बेटा, इसे मेरे जबान पर फोके दी जा रही है। वाह! और आप कह रहे हैं जो हो रहा है होने दूं। आप बात करें सबसे। वो महिमा को मेरी बिला से काले चोर के साथ रुखसत करें, मगर मैं इन दोनों को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस अहानी से लेकर चलता बने ताकि मेरा बेटा घर आ सके। मैं क्या बात करूं? मेरा बेटा अगर इस काबिल होता तो आज ये दिन देखने पड़ते। मेहराब शाह इस वाक़े के बाद से बहुत टूट गए थे। औलाद वालिदैन के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है। तुम अपना मुंह बंद रखना, थोड़ी देर की बात है। अगर तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ हुई तो इस बार कोई रियायत नहीं करूंगा। आखिर वो दिन आन पहुंचा था जब एक तवील इंतजार के बाद अपनी मोहब्बत हासिल करने जा रहा था। इसने तो कभी गर्ज रखी ही ना थी इस सब की। वो तो खामोशी से अब रब के फैसलों पर सर झुकाए तन तनहा इस राह पर चल रहा था। और फिर इसके सब्र, इसके सच्चे पुरखलूस जज्बात और इसकी नेक नीति के बदले सालों की कठिन आजमाइश के बाद इसकी चाह पूरी होने जा रही थी। खुशी इसके चेहरे से बयां थी। निकाह की तकरीब हवेली में ही रखी गई थी, जबकि दूसरी तरफ महिमा वैसे ही मुजस्मा बनी बैठी थी। एक लफ्ज़ भी इसके मुंह से नहीं निकला था। अपने भाई के लिए वो खुद को कुर्बान कर सकती थी, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि आज वही भाई इसकी मोहब्बतों को शर्तों के तराजू में तोल रहा हो। इसके चाहने से कब कुछ हुआ था। वो यूं ही गुमसुम बैठी थी जब ब्यूटिशियन कमरे में दाखिल हुई। इरहा इसके पास ही थी। ब्यूटिशियन इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हालांकि महिमा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। इसकी कौन सा पहली शादी थी, बल्कि इसका ऐसा एहतमाम तो तब भी ना हुआ था जैसा इस बार हो रहा था। सबके चेहरे इतने पुरसुकून और खुशी से तमतमाते हुए थे जैसे कोहिनूर हाथ लग गया। इसने एक खाली नज़र अपने मेहंदी से सजे हाथों पर डाली। शादी से पहले भी इसने कभी ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाई थी, और फिर शादी पे यहाँ इसके बाद तो जैसे ममनू हो गई थी क्योंकि ज़मान को पसंद ना थी। और अब इसे यूं भर भर के मेहंदी लगाई गई थी। वो ऐसे ही पहले और अब के हालात वाक़यात में उलझी हुई थी। जब हुरिया जाने क्या उठाए कमरे में दाखिल हुई। इरहा ये ड्रेस इधर रहने दो। इसने लाइट पर्पल कलर की फ़्राक जो कल ही इसके लिए लाई गई थी निकाह के लिए, इसने इस फ़्राक को साइड पर रखा और इसकी जगह वो बड़ा सा डिब्बा रखा। ये वाला ड्रेस पहनाना है, अभी दूल्हा भाई की तरफ से आया है। इसने बेड पर एक मैरून कलर का फुल गोल्डन काम वाला लहंगा फैलाया। महिमा ने एक सरसरी सी नज़र इतने हैवी लहंगे पर डाली। मुझे नहीं पहना, ये ओवर लगेगा। पहली बार महिमा ने लब खोले। वो इतनी बेजार थी कि ये भी गौर ना कर सकी कि ये वही लहंगा था जो कभी इसने खुद अपने लिए पसंद किया था। इरहा तो नहीं, मगर हुरिया वो लहंगा पहचान चुकी थी जब वो लोग इरहा की शादी की शॉपिंग के लिए गई थी और अहान भी वहाँ आ गया था। बाद में अहान ने फरवा को बीजान की शॉपिंग के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दिया था। फरवा ने सबके लिए शॉपिंग की इजाज़त चाही तो इसने खुशदिली से इजाज़त दे दी। महिमा ने फरवा को डांटा भी था इस बात पर कि यूँ मुँह फाड़ के नहीं मांग लेते। तो क्या हुआ महिमा, वो हमारे भाई हैं। फरवा ने जवाब पेश किया। वो सब तो ठीक है, मगर फिर भी फरवा, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा इस कार्ड पर कोई हक है। अच्छा फ़र्ज़ करो महिमा कि तुम्हारा इस क्रेडिट कार्ड पर कोई हक होता तो तुम इस वक्त क्या लेती अपने लिए। मैं क्यों फ़र्ज़ करूं भाई, यार फ़र्ज़ करने में क्या हर्ज है। अगर इस कार्ड पर मेरा कोई हक होता तो मैं अपने फेवरेट डिज़ाइनर का वो लहंगा लेती। इसने सामने लगे मैरून लहंगे की तरफ इशारा किया। शायद तभी कहीं हाँ ने ये बात सुन ली होगी, क्योंकि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। हुरिया बहुत हद तक मुतमईन थी। अब पहले इसे ज़ारून पर जो गुस्सा था अब वो बहुत खुश थी। बिलाशुबा हान बहुत अच्छा था, बहुत डिसेंट था।
क्यों नहीं पहनना भाई, दूल्हे मियाँ की पसंद से आया है। अब अगर तुम नहीं पहनोगी तो वो कहीं नाराज़ ही ना हो जाए। हूरिया ने इसे डराने की कोशिश की कि वो किसी तरह पहन ले लहंगा। क्यों, दूल्हे मियाँ के अभी भी अरमान रहते हैं जो ये सब चौंचले हो रहे हैं। वो सख्त बदगुमान थी। इसका ख्याल में एक तलाक याफ्ता के लिए किसी दूसरी तीसरी शादी के शौकीन या किसी बच्चों वालों को अपने बच्चों के लिए माँ की तलाश होगी। इस सब ने भी इसकी गलतफहमी दूर ना की कि ये इसके लिए सरप्राइज ही रहने देते हैं। ऐसे वैसे अरमान, इधर तो जज्बातों और अरमानों के खजाने भरे पड़े हैं। तुम खुद को मजबूत कर लो, तुम पे ही निकलने हैं सारे अरमान। अभी तक तो इन्हें मौका ही नहीं मिला। ईरानी से छेड़ के माहौल पर छाई मिजनी कुछ कम की, मगर वो सर झटक के रुख मोड़ गई। महरून लहंगा इसकी गोरी रंगत पर खूब खिल रहा था। मेहंदी से सजे हाथ चूड़ियों और गजरों से महक रहे थे। वो जो सादगी में भी कमाल लगती थी, आज पोर पोर सजाई थी। सोगवार सा हुस्न निखर के मजीद दो आतशाह हो गया था। सबकी नजरें ठहर ठहर जा रही थी इस पर, और इसे ये सब हार श्रृंगार देख देख के कोफत हो रही थी। भला अब इसकी क्या जरूरत थी? ये सब चौंचले मेरी तो समझ से बाहर है। बीजान जाने कितनी बार इसकी नजर उतार चुकी थी। इसी स्नाह में काजी साहब के साथ मेहराब शाह, मीर शाह और जारून शाह कमरे में दाखिल हुए। महिमा शाह बिनते सैयद फैज शाह। मौलवी ने निकाह की कार्रवाई शुरू की। महिमा ने जबत से आंखें मीची। यही जुमले वो एक बार पहले भी सुन चुकी थी, मगर आज जिसकी जोजियत में दी जा रही थी वो जाने कौन था। आंसू टिप टिप करते गिरने लगे। आपको बावज 10 लाख हक मेहर सिक्का राजुल वक्त अहान आसिफ वल्द मोहम्मद आसिफ के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? पहली बार कोई ऐसा निकाह है जिसे पढ़ के हम खुश हैं, वरना हर निकाह को हमने वैसे ही पढ़ देते हैं, मतलब कबूल है कबूल ऐसे करके कर देते हैं। लेकिन हान की मोहब्बत के लिए ना हम बाकी दिल से खुश हैं कि उसकी मोहब्बत मिल गई और हमें अच्छा लग रहा है ये निकाह पढ़ते हुए, वैसे पढ़ते हुए, रीड करते हुए। खैर निकाह तो काजी पढ़वा रहे हैं। महिमा को लगा ऐसे कोई मगालता हुआ है। कोई ऐसा कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? अहान नहीं, अहान कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकता। इसका सर घूम रहा था। ये तो सरासर जुल्म था। मतलब हवेली वालों ने अपने एहसानों का बदला यूं लिया था अहान से कि तलाक याफ्ता को इसके सर थोप रहे थे। अहान को क्या पड़ी है कि वो शादीशुदा लड़की से शादी करें जबकि इसकी तो ये पहली शादी है। जाने कितनी नहीं क्या कैसे और क्यों जैसे सवाल थे, मगर जवाब किससे मांगती। मौलवी ने कलमे दोहराए। बीजान इसका कंधा हल्का सा हिलाया। महिमा, बोलो बेटा, सब इंतजार कर रहे हैं। इसने जालीदार दुपट्टे से एक शिकवा का नजर सब पर डाली। बोलो बेटा। मेहराब शाह ने इसके सर पर हाथ रखा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसकी हिचकी बन गई थी। इतना तो वो तब भी ना रोई थी जब इसे जमान के पल्ले बांधा गया था। कांपते लड़ते हाथों से इसने साइन किए। 2 शफाफ मोती टूट कर निकाह नामे पर गिरे। सबके बाहर जाते वो ऐसे रोई कि सभी एक बार परेशान हो गए। इसके रोने में इतना दर्द था जैसे कोई मरने वाले पर बयान करता है। अहान के माथे पर बार बार पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हो रही थी। मीर इसकी हाल से बाखबर था। इसने टिशू के 2-4 लीफ निकाल कर इसकी जानिब बढ़ाए। अहान आसिफ वल्द मोहम्मद आसिफ बावज 10 लाख हक मेहर सिक्का राजुल वक्त महिमा शाह बिन्नत सैयद फैज शाह को आपके निकाह में दिया गया है। क्या आपको कबूल है? अहान का दिल जैसे कानों में धड़का। ये तो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इतने लोगों की मौजूदगी में इससे पूछा जा रहा था कि क्या इसे ज़िंदगी कबूल है। मीर ने इसके कंधे पर हाथ रखा। धक धक करते दिल के साथ बामुश्किल इसने खुद को बोलने के काबिल किया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इतना तो शायद लड़कियां भी ना घबराती होंगी जितना वो घबरा रहा था। दिल जैसे हर रुकावट तोड़ के सीने से बाहर निकलने को था। निकाहनामा इसके सामने रखा। क्या वो वक्त भी ज़रूर आएगा जब बड़ी महफिल में मेरे नाम का निकाहनामा तुम्हारे सामने लाया जाएगा। दूसरी जानिब बैठे कासिम शाह ने इसकी पीठ थपथपाई तो इसने शोर मचाती धड़कनों और बार बार नम होती आंखों के साथ साइन करने के लिए झुका। महिमा के आंसू कागज़ पर देखे तो इसने दिल में और भी पुख्ता इरादा किया इसे खुश रखने का। इसने साइन किए। हर तरफ मुबारक का शोर उठा। ओके जी। इसने गहरा सांस लेकर सोफे की बैक से टेक लगा के आंखें मूंद ली, जैसे पता नहीं कितना थका हुआ हो और अब जाके आराम करने का वक्त मिला हो। सफ़र तो वाकई बहुत तवील काट के आया था। तनहा बिना किसी आस उम्मीद के बरसों से चल रहा था। आज मंजिल पर पहुंचा था 9 साल से और इस मर्ज में मुब्तला था। सबसे मिलकर वो फ़ौरन बाहर निकल गया कि कहीं कोई इसके आंखों की नमी ना देख ले। महिमा को संभालना मुश्किल हो गया था क्योंकि आप सबने मेरे साथ तो जो किया सो किया। इसके साथ क्यों किया? ये इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली इससे आप लोगों ने, जब मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। मैंने तो कभी से नज़र भी नहीं मिला सकूंगी। आप लोगों के एहसानों तले दबे वो मेरी ज़ात का अनचाहा बोझ बर्दाश्त करता रहेगा सारी उम्र। या अल्लाह, इतनी अरसा मेरी ज़ात क्यों, कितना बोझ बन गया है मेरा वजूद सबके लिए। वो मुसलसल रो रही थी और सबको भी रुला रही थी। महिमा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, क्यों पागलों वाली बातें कर रही हो? हम क्या तुम्हें इतने बेवकूफ़ नजर आते हैं कि यूँ अहान के साथ ज़बरदस्ती करेंगे? बीजान ने इसे समझाया
जाने की कोशिश की। जैसे मेरे साथ किया है वैसे ही इसे भी राज़ी कर लिया होगा, वरना इसे क्या पड़ी कि मुझसे शादी करता। इसे क्या लड़कियों की कमी थी? बल्कि वो शॉपिंग मॉल वाली लड़की याद है ना फरवा, तुम्हें? वो कैसे फिदा थी, ऐसे जितने सॉरी जाने कितनी लड़कियां पागल होंगी इसके पीछे। वो ऐसे हसीन कंवारी लड़कियां छोड़ के मुझसे शादी क्यों करने लगा? इसका गला अब दुखने लगा था, दिल कर रहा था खुद को ख़त्म करने। महमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर इतना ही वो खुश होता या इसकी मर्जी शामिल होती तो यूं निकाह के फ़ौरन बाद हवेली से चला ना जाता। अरूसा बेगम मजीद इसे बदगुमान करने को आ गई थी। मम्मा प्लीज़, इरहा ने माँ को खामोश करवाना चाहा। क्या प्लीज़ जाओ देख लो, आई थिंक ऐसे कुछ आना है। जाके मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, वो तो तभी निकल गया था, इससे साफ जाहिर है। रूसा बेगम पास ना आई। सबने एक तासुब भरी नजर इस पर डाली। महमा आवाज़ खोती भी जान की जानिब लड़की। महमा वो सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए। लो हो गए ड्रामे शुरू। नखावट से कहकर बाहर चल दी। इनका काम हो चुका था। जल्दी से अरमान को बुलाओ, देखे आकर बच्ची को क्या हो गया है। ज़ारून और रमान के साथ ही मुराद अंदर दाखिल हुआ। इरा हैरान हुई ये कब आए, क्योंकि वो कुछ दिनों से किसी काम के सिलसिले से आउट ऑफ सिटी था। यकीनन अभी निकाह के लिए आए होंगे। फिक्र ना करें, बस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है। जब मीशा भी वहीं चलाया। मीर बेटा हान कहाँ है? वो यूं क्यों उठ के चला गया? बीजान परेशान क्यों हो रही है? किसी ज़रूरी काम के लिए कॉल आ गई थी। मेरे सामने ही इसकी बात हुई थी। मैंने ही बोला था कि काम निपटा के आ जाओ। कोई बात नहीं, निकाह तो हो चुका है। आप खाना खुलवाएं और वो भी थोड़ी देर तक आ जाएगा। ज़ारून, तुम माहिमा को अब इसके कमरे में छोड़ा। अहान शायद लेट हो जाए। माहिमा को आराम की ज़रूरत है। वो अपनी बात मुकम्मल करता बाहर निकला। उष्णा इसके पीछे ही लपकी। ज़ारून ने झुक के होशो खुरत से बेगाना पड़ी अपनी बहन को उठाया। हुरिया और इरहा भी साथ होली। हुरिया ने आगे बढ़कर अहान के कमरे का दरवाज़ा खोला। मीर ने माहिमा को होश आने से पहले ही कमरे में पहुँचवा दिया था कि कहीं वो अहान की वजह से रुखसती के लिए कोई मसला ना खड़ा करते। कमरा सारा गुलाबों से भरा हुआ था। माई गॉड, हुरिया और इरहा दोनों ने मुँह से बेसाख्ता निकला। ये सब कब हुआ? इन्हें तो इल्म भी ना था। ब्यूटीफुल यार, हुरिया को कुछ ज़्यादा ही पसंद आया था कमरा। ज़ारून ने आगे बढ़कर महिमा को लुटाया और झुककर इसके सर पर बोसा दिया। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी नाराज़गी तो क्या नफरत भी सह लूँगा, मगर मैं अब मज़ीद तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। वो मध्यम सा बोला, मगर वो होश में होती तो सुनती। ज़ारून वापस पलटा तो इरा भी मुड़ी, जबकि हुरिया अभी तक गहरे गहरे सांस लेकर खुश फूलों की महक अपने अंदर उतार रही थी। हुरिया, चलो आ जाओ ज़ारून भाई, तुम्हारे लिए ऐसा ही रूम सजवा देंगे। इरहा ने इनके दरमियान कशीदगी महसूस करते हल्के फुल्के अंदाज में हुरिया को छेड़ा। हाय, हमारे ऐसे मुकद्दर कहाँ। हुरिया ने ठंडी आ भरी। इरहा के सामने इसकी इस शगुफे पर ज़ारूनी से घूरा तो गड़बड़ा के आगे चल दी। भाई अहान कहाँ है? मुझे पता है इसे कोई कॉल नहीं आई थी, फिर वो इस तरह उठ के क्यों चला गया? ज़ारून को भी अब तशवीश हो रही थी। 2 घंटे से ज़्यादा हो गया था अहान को गए हुए। फिक्र ना करो, करीब की किसी मस्जिद में होगा, जानता हूँ मैं इसे। मीशा ने आराम से जवाब दिया। परेशान मत हो, आ जाएगा। जब अल्लाह हमें हमारी इस्तिताअत से ज़्यादा या ऐन हमारी चाह के मुताबिक हमें नवाज देता है तो फिर इसका शुक्र भी तो बनता है ना। अहान भी सजदा शुक्र करने गया है। ज़ारून को बेख्तियार अपनी बहन की किस्मत पर रिश्क आया था। वो पुरसुकून सा होता अपने कमरे की जानिब भड़का। शाह, क्या जो कुछ हुआ वो सब ठीक रहेगा? महिमा बहुत रो रही थी, बहुत बदगुमान है वो सबसे। उष्णा को बल्कि सबको महिमा की इस कदर रोने ने परेशान कर दिया था। आप भी ऐसे ही रो रही थी जब हमारा निकाह हुआ था। तब आपने सोचा था कि हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। वो भी जब अहान के साथ वक्त गुजारेगी तो समझ जाएगी अल्लाह ने इसकी आजमाइशों के बदले में इस अहान की सूरत में कितना अच्छा इनाम दिया है। मीर ने मोहब्बत से इसे बाहों में भरते समझाया। और आपको ये ब्लैक सूट पहनने को किसने कहा था? क्यों अच्छा नहीं लग रहा? उष्णा ने नीचे वाला होंठ बच्चों की तरह ऊपर वाले होंठ पर रखा। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कि मैं लम्हे गिन रहा था कि कब ये सब खत्म हो और कब आप मुझे तन्हाई में मुझे मैसर हो। वो जो इसकी आधी बात सुन के रोने की तैयारी पकड़ चुकी थी, बाकी बात सुन के मारे शर्म की इसके सीने पर मुक्के मारने लगी। बहुत बुरे हैं आप। अभी तो मैं इससे भी ज़्यादा बुरा बनने लगा हूँ और मुझे बर्दाश्त करना आपकी मजबूरी है। ये कहते वो बिना इसे कोई मौका दिए इस पर झुका। फजर का वक्त हो रहा था जब इसकी आँख खुली। गुलाब की भीनी भीनी सी खुशबू इसके नथनों से टकराई। इसने बामुश्किल आंखें खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही तो फिर से आंखें मूंद गई। फजर पड़ के अहान हवेली वापस लौटा तो पिछले दरवाजे से अपने कमरे में आया तो हैरान रह गया। सारा कमरा गुलाब से सजाया गया था। यकीनन ये सब रहमान ने करवाया होगा। बेकरार सी मतलाशी निगाहें बेड की तरफ उठी तो वही चमकी। गुलाबों के दरमियान बेखबर सोई हुई वो खुद एक गुलाब लग रही थी। अहान की आंखें झलक गईं। इसने हमेशा सुना था कि मर्द नहीं रोते, मगर वो तो रो रहा था। जबत के बावजूद आज आंसुओं पर इसका इख्तियार ही नहीं था। जैसे इसने ये सब तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये कह सकता था इसके ख्वाब की तबीर थी। आज वो इसकी थी। इसका दिल क्या सारी दुनिया में ये ऐलान करवा दे कि एक बंदे को पकड़कर बताया कि महिमा शाह अब अहान आसिफ की है। इसका इश्क, इसका जुनून, इसकी दीवानगी मुजस्सम इसके सामने थी। वो जैसे कभी इसने दुनिया से चोरी अपने दिल में बसाया था, आज वो इसके दिल में ही नहीं इसके निकाह में भी थी। इसके कमरे में, इसके बिस्तर में, हर जगह वही तो थी। अहान तो कहीं नहीं था। जैसे वो मजनू बना वहीं जमा खड़ा इसे देखे जा रहा था। इसकी आंखों की में जज्बात की तपिश जब ज्यादा हुई तो वह कसमसाई। बेहिस्सो हरकत लेटी आहिस्ता आहिस्ता शौर की मंजिलें तय करती हुई
होश की दुनिया में आई तो करंट खा के उठ बैठी। कमरा देखते ही इसे सब याद आने लगा। बस फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। इसके रोने पर अहान को भी आई थी जैसे होश आया। दरवाज़ा बंद करता वो कदम घसीटता आगे बढ़ा। महिमा ने एक नज़र इसे देखा, आंखें सुर्ख हो रही थी। इसका यकीनन वो सारी रात नहीं सोया था। सब मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे कि इसकी मर्ज़ी से हुआ ये निकाह। अगर मर्ज़ी से हुआ होता तो ये रात बाहर गुजार के अब घर न लौटता। इसके रोने में शिद्दत आ चुकी थी। प्लीज़ आप रोएं मत, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। आन को समझ ना आई कि क्या करे, कैसे चुप करवाए। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे नहीं कहते। आन ने नरमी से समझाना चाहा तो फिर कैसे कहते हैं। वो जैसे फटी पड़ी। महिमा, आन ने इतना आहिस्ता इसका नाम लिया कि इसे खुद भी मुश्किल से सुनाई दिया। और वो तो अभी इसका नाम लेने से भी हिचकिचा रहा था। अच्छी लड़कियां हर हाल में अपने रब की शुक्रगुजार रहती हैं। अल्लाह ताला को शुक्र करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला सॉरी शुक्र करने वालों को आना है, तो गलत लिखा थोड़ा सा। जो इसके फैसलों पर राज़ी हो जाते हैं वो दोनों जहानों में सरखुरू हो जाते हैं। वो पहले भी जब वो परेशान हुआ करती थी यूं ही इसे समझाया करता था। मैं कहाँ अच्छी हूँ, अच्छे तो आप हैं जिन्होंने मुझे जैसा अनचाहे बोझ को अपने कंधों पर लाद लिया है। इस नादान को कौन बताता कि अगर वो अनचाही है तो फिर आहान आसिफ ने साल चाहा किसे था। मेरे जैसी को कबूल कर लिया, अच्छे तो आप हुए ना। आहान का दिमाग घूम गया इसकी बातों पर। क्या मेरे जैसी मुझ जैसी की रट लगाई हुई है? क्या हुआ है आपको? लूली लंगड़ी अपाहिज हैं आप, बदसूरत हैं, अनपढ़ जाहिल हैं, बदजुबान, बदइखलाक, बदसलीका हैं। आप किरदार में कोई झोल है आपके? बोलें क्या कमी है आप में? क्यों खुद तरसी का शिकार हो रही हैं? क्या चाहती हैं आप? मैं यहाँ बैठ के आपसे आपकी गुजरी ज़िंदगी को लेकर हमदर्दी करूँ, तरस खाऊँ आप पर, या किसी सतही और जाहिल मर्द की तरह कटकरे में खड़ा करके आपकी साबका ज़िंदगी को लेकर सवाल करूँ आपसे? ये शकील कब मर्द की तरह आपकी टूट चुकी बदतरीन शादी को लेकर आपसे बास पुरस करूँ? बताएं क्या चाहती हैं आप? महिमा तो दंग रह गई थी। इसने कब आहान को ऐसे बात करते देखा था? जी हाँ जी, ओके। जैसे लफ्ज़ों पर मुश्तबिल बात करने वाला आहान तो नहीं था ये। इस आहान के तो तेवर ही बदले हुए थे। वो जो एक के बाद दूसरी नज़र नहीं डालता था, आज इसके सामने खड़ा इसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। क्या वाकई निकाह के बोलों में इतनी ताकत होती है कि आहान जैसा बंदा एक ही रात में इतना बदल गया था? अगर ये सच है तो ज़मान को कभी मुझसे कोई लगाव क्यों नहीं हो सका? बोले आप खामोश क्यों हैं? क्या चीज़ परेशान करिए आपको? मुझसे पूछें, मैं जवाब दूंगा आपके सवालों का, मगर ये रोना बंद करें। महिमा क्या खाक रोती? वो तो हैरत के समुंदर में गोताजन थी। वो सब बचपन से साथ थे और जब काफ़ी छोटे थे तभी से धुंधले धुंधले से कुछ मंजर याद आते। मगर जैसे जैसे बड़े होते गए आहान की घर की लड़कियों के साथ बातचीत कम होती गई और फिर अचानक वो बिल्कुल ही कट गया इन सब से। इसके बाद वो पढ़ने के लिए जर्मनी चला गया। 4 साल बाद आया तो बस अपने कमरे की हद तक महदूद हो गया। कहाँ वो नज़र झुका के बात करने वाला और कहाँ ये इतना कॉन्फिडेंट आहान। एक बात आप मेरे कान खोलकर सुन लें और इसे याद भी रखिएगा, ये सब मेरी मंशा पे हुआ है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की जाती। और आपको अपने घर वाले इतने जाहिल लगते हैं कि वो मेरे साथ ये सब करते हैं। फजूल की सोचों को दिमाग से निकाल दें और चेंज करके आराम करें। आप मुझ पर कोई बोझ नहीं है, मेरी बीवी हैं आप, मेरी जिम्मेदारी हैं आप। अब मैं ना सुनूं आपने ऐसी कोई बात की है मुझसे। निकाह का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को मुजरिम तस्वर करना शुरू कर दें। जैसे पहले रहती हैं वैसे ही रहें, पूरे एतमाद के साथ। ये खुद तरसी का चोला उतार फेंकें। मैं अपने फैसले पर मुतमईन हूँ, आप भी इस पर राजी रहें। अपने लिए मज़ीद मुश्किलें पैदा मत करें। खुद अजीती से निकालें खुद को प्लीज़। आखिर में इसका लहजा बहुत हलावत लिए हुए था। पल में महिमा के एहसासात अजीब से हुए। सामने खड़ा वो ऊंचा लंबा बेइंतहा वजीहा सा मर्द इसका शोहर था। अभी वो कितनी खूबसूरती से सारी बात कर गया था। इसकी सारी खूबियाँ गनवा चुका था। इसके किरदार को लेकर या इसकी पहली शादी को लेकर इसे कोई शक व शुबा ना था। इसने अभी इकरार किया कि वो इसकी बीवी है और वो इस पर ही मुतमईन है। महिमा मुश्किल से लहंगा संभालती आगे बढ़ी। उफ, यू डोंट माइंड, मैं आपकी एक पिक ले सॉरी इफ़ यू डोंट माइंड आना है, नीचे वो नहीं लिखा हुआ, क्या कहते हैं, ज़ेर नहीं डाली। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपकी एक पिक ले सकता हूँ? आहान का लहजा बिल्कुल भी यकीन नहीं था। महिमा को हैरत हुई कि वो इसकी तस्वीर बनाने के लिए भी इसकी इजाज़त मांग रहा था, वरना शोहर को भला कब ज़रूरत होती है इजाज़तों की। वो हिचकिचा के वापस मुड़ी। अब कहती भी तो क्या, सो खामोशी से खड़ी रही। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पिक्स तो बनी ही नहीं होंगी। सो मैंने सोचा इतने स्पेशल डे की कोई पिक तो होनी चाहिए ना। महिमा को झटकों पर झटके लग रहे थे। आज तो वह इस निकाह को, आज के दिन को स्पेशल कह रहा था। आहान ने पॉकेट से अपना कीमती मोबाइल निकाला। वो पूरी तरह नर्वस हो रही थी। कोई पोज तो बनाए, फिर मैं आपकी पिक लेता हूँ। वो यूं ही खड़ी थी। मुझे नहीं आते पोज, लठबार अंदाज था। ओके फिर ऐसा करते हैं, हम सेल्फी ले लेते हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो। सेल्फी लेते तो जाहिर था कि आहान इसके साथ खड़ा होता और इसकी तो इतने में ही बस हो गई थी। वह बिना कुछ कहे सर झुकाए खड़ी रही। ओके आप रिलैक्स रहें, कोई बात नहीं, बस रोना नहीं। आहान ने इसे यूँ नर्वस होते देखा तो नरमी से मना कर दिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप ले लें। वो टक के बोली, क्या पता वो बुरा ही ना मान जाए। जब शोहरों को कोई बात बुरी लगे तो वो आपके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करते हैं। वो खौफजदा सी सोच रही थी, अगर आप मुझे ज़मान के साथ कंपेयर नहीं करेंगी तो ये एहसान होगा आपका। मैं आपकी कोई
मैं अपनी कोई बहुत तारीफ़ तो नहीं करूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि कम से कम इस जैसा तो हरगिज़ नहीं। आपकी मर्ज़ी, आपकी हाँ ना, आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है और इंशाल्लाह मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत ना हो। महमा की आंखें फटी की फटी रह गई। इसने कैसे जान लिया कि वो क्या सोच रही है? इसमें कोई शक नहीं था कि हान बेहतरीन था। जिसका भी नसीब बनता वो खुशनसीब ठहरती, मगर क्या वो मेरी जैसी इस्तेमालशुदा रोंदी हुई मसली हुई लड़की डिज़र्व करता था? हरगिज़ नहीं। आप ले लें पिक। महमा ने खुद से इजाज़त दी थी। अहान ने कैमरा ऑन किया और उसके करीब आ खड़ा हुआ। महमा की हालत के पेश नज़र वो खुद भी अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पाता था कि इसे छू सके। सो एहतियात से 2-4 इंच के फासले पर खड़ा हो गया। महमा को लगा जैसे खुशबुओं का रेला उमड़ आया हो। उसकी टांगें कांपने लगी। अहान के दिल की भी अजीब हालत थी। इसे कई बार ऐसे लगने लगता कि ये सब कोई ख्वाब है, जैसे वो उठेगा और सब बदल जाएगा। इसने कैमरा ऑन करके हाथ बढ़ाकर सेल्फी लेने के लिए मोबाइल सामने किया। कैमरे में इन दोनों के चेहरे साथ उभरे तो अहान ने 100 बार अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया। क्लिक की आवाज़ पर वो दोनों होश में आए। एक ही सेल्फी लेने में महमा की हालत ख़राब हो चुकी थी। रिश्ता बदल चुका था। वो जो कभी कुछ भी ना था, आज वो इसके जिस्म जाँ का मालिक बन गया था। या अल्लाह, ये इन्हें क्या हो गया? निकाह होते इनके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। वो बाकी सब भूले अब इन सोचों में उलझ चुकी थी। ओके जी। अहान बेड पर बैठा हुआ था जब वो वैसे ही वापस आती दिखाई दी। क्या हुआ? वो पूरी तरह मतवज्जा हुआ। मेरे कपड़े तो नहीं है इधर। इसने अपना मसला बताया। इधर पड़े हैं। अहान ने कपड़े की तरफ इशारा किया। मुकश का शिकार होती अलमारी की तरफ बड़ी। से नहीं याद था कि वो लास्ट टाइम कब अहान के कमरे में आई थी। इसका कमरा ज़्यादातर बंद ही रहता था। मुलाजमा ही सफाई वगैरह कर दिया करती थी या कभी कभार भी जान पास खड़ी होकर सेटिंग वगैरह करवा लेती थी। इसकी कबर्ड इसकी चीज़ों के बारे में बिल्कुल लाइलम थी और अब अचानक भी इस कमरे की मकीन बना दी गई थी। महमा ने अलमारी के पट खोले तो हान के कपड़ों के साथ इसे 2 लेडीज सूट लटके नजर आए। मुझे कोई आइडिया नहीं लेडीज़ की शॉपिंग का और साइज़ भी नहीं मालूम था, सो मैं मुश्किल से ये 2 सूट ही ले सका। बाकी आपको जो भी चाहिए आप साथ चल के ले लीजिएगा। महमा ने सर हिला के एक ब्लू कलर का नफीसा सूट निकाला और वाशरूम की तरफ बढ़ गई। अहान चुपके इसे ही देख रहा था। अब इसके सामने थी, इसके कमरे में चल फिर रही थी। सब कितना हसीन था। अहान के लब आप ही मुस्कुराए। वो सारी रात का जगा हुआ था, सब आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी। वो सुकून से लेटता नींद की गहरी वादियों में उतर गया। करीब आधे घंटे बाद वो शावर लेकर बाहर निकली। लहंगा हैंगर में डालकर कबर्ड पे हैंग किया। इसे बेतरतीबी बिल्कुल भी पसंद ना थी। ज्वेलरी, चूड़ियाँ, पिन्स का ढेर इसने फिलहाल ड्रेसिंग टेबल पर वैसे ही साइड पर रख दिया क्योंकि इसे मुनासिब न लगा ड्राज वगैरह खोलना। शुक्र था कि वो सो गया था। वो कुछ रिलैक्स हुई, तसल्ली से बाल सुलझाने लगी क्योंकि इसे अपने लंबे बालों को सुलझाने में काफ़ी वक्त लगता था। कभी कभी तो वो चिढ़कर कह देती कि हेयर कट करवा लेगी, मगर बीजानी से हरगिज़ इजाज़त नहीं देती थी। इतना रोने से आंखों में शदीद जलन हो रही थी। दिल कर रहा था लंबी तान के फिर से सो जाए, मगर अब ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि बेड पर अहान सोया हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके बाल कंगी हुए सत्यानाश हो पार्लर वालियों का। हेयर स्टाइल्स के नाम पर जो बालों का कबाड़ा होता है, तौबा। बाहर जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। वह सबसे ही नाराज़ हो चुकी थी। यूं ही उठ के सोफे पर आ बैठी और मेहंदी से सजे अपने हाथों पर जाने की तलाश कर रही थी। ज़हन इतना प्रागंदा हो चुका था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। हान का रवैया बहुत नॉर्मल था, मगर इसे जाने क्यों यही लग रहा था कि वो सबकी वजह से इसके साथ नरमी बरत रहा है। जाने क्यों वो ये मानने को तैयार ही ना थी कि वो हान जैसे बंदे की लाइफ पार्टनर हो सकती है। जाने ये इसका खुद साख्ता गिलट कैसे ख़त्म होना था। वैसे ही ख्यालों में उलझे वो सोफे से टेक लगाए, पाँव सामने टेबल पर रखे, आंखें मूंद के। नाश्ते की मेज़ पर इस वक्त हान और महमा, रूसा और मेहराब के अलावा सब मौजूद थे। मीर अहान आ गया था रात। बीजान ने मीशा के आते ही पहला सवाल किया। जी बीजान अपने कमरे में है। वो मीर के जवाब पर इन्हें तसल्ली हुई। महमा हम सबसे खफा है फिलहाल, तो आप सब ज़्यादा कोशिश करें कि इसके साथ रहे। इसके दिल से गलतफहमियाँ दूर करने की कोशिश करें। इसने उष्णा हुरिया इरहा और फरवा को खास ताकीद की। बाकी हान खुद संभालेगा, फिक्र की ज़रूरत नहीं, बस नॉर्मल बिहेव करें ताकि इसे भी अजीब फील ना। ये शादी जैसे और जिन हालात में हुई है सबको इल्म है, तो मेरे ख्याल में सभी कोऑपरेट करें इस सिलसिले में। बाकी भी जान आपको बेहतर पता है घर के माहौल का। अल्लाह ने चाहा तो सब जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे सब बच्चे अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून और खुश रहें। बीजान ने दिल से दुआ की। फ़िक्र की बात नहीं है। बहूरिया और ज़ारून को ही देख लो कैसे पंजे झाड़ के एक दूसरे से उलझे रहते थे शुरू में, मगर फिर सब ठीक हो गया। निकाह में बहुत ताकत होती है। महमा की तरफ से अब मुझे परेशानी नहीं, अहान की वजह से बहुत मुतमईन हूँ। बीजान की बात पर हुरिया ने शिकवा नजर इस दुश्मन जहाँ पर डाली जिसको अब शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बस अपनी प्रिंसेस से मतलब था। जब देखो प्रिंसेस। हुरिया को तो अपने ही बच्चे से जेलसी होने लगती। 12 बज रहे थे जब अहान की आंख मोबाइल फ़ोन पर होती बेल पर खुली। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था इसका। वो जल्दी से उठा, मगर कदम वही थमे हुए सामने सोफे की बैक से टेक लगाए सो रही थी। लंबे बालों की आबशार एक साइड पर डाली हुई थी। कितना प्यारा और मुकम्मल मंजर था। इसने पलटकर अपना मोबाइल उठाया, इसे कैमरे की आंख में महफूज किया। दिल तो किया बाहों में भरकर बेड पर लटा दे, मगर फिर खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाई। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी
खैर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, खैर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ओके, आई थिंक फैज़ का शेर है, फैज़ अहमद फैज़ का शायर का, या किसी का भी है लेकिन अच्छा है। दूसरा फ़िक्रा हमने खुद ही पढ़ दिया। सर झटक के फ्रेश होने चलती हैं, जल्दी जल्दी तैयार होकर वायलेट मोबाइल घड़ी और की चैन उठाते हैं वो कमरे से बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम हिसाब मूल वो बीजान के सामने झुका, उन्होंने इसके झुके सर पर प्यार किया। वालेकुम सलाम, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। वो मुस्कुराया, इसे अपनी माँ को याद नहीं थी मगर बीजान ने हमेशा इसे माँ की तरह ही प्यार दिया था। कहाँ की तैयारी है भाई, एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा है, दुआ कीजिएगा। ऐसा भी कि ज़रूरी काम की शादी के पहले ही दिन उठकर चल दी है। वो खफा हुई, बहुत ज़रूरी है वरना कभी ना जाता, और आपने ही बचपन से हमें सिखाया कि काम पूरी ईमानदारी और लगन से करो, चाहे कितनी मुश्किलें आए, हालात चाहे जैसे भी हों। तुम सब अपने अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाना। इसने बहुत चालाकी से इनकी बात इन्हें लौटाई। ये अपनी अफसरी मुझ पर ना झाड़ो, खूब जानती हूँ मैंने जो कहा था, मुझे मत पढ़ाओ। कुछ दिन की छुट्टी ले लो ड्यूटी से, महिमा के साथ वक्त गुजारो ताकि ये जो खन्नास इसके दिमाग में भरा है वो निकल सके। आप इनकी तरफ से परेशान हो, मैं ख्याल रखूंगा। और अभी वो सो रही हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी लौट आऊँ। अभी तक सो रही है, भला ये क्या बात हुई, शोहर काम पे जा रहा है, इसे कोई खबर ही नहीं। हद हो गई महिमा से, ऐसी उम्मीद हरगिज़ ना थी। वो अब अहान को छोड़ के महिमा की क्लास लेने की तैयारी कर रही थी। इनकी बात पर अहान की बीट मिस हुई। लब फिर से मुस्कुराने लगे। आप इन्हें कुछ मत कहिएगा, आपको पता ना इनकी तबीयत ठीक नहीं। वो इन्हें हिदायत देते बाहर निकला। अरे भाई जाओ, महिमा को देखो, कब तक पड़े रहने का इरादा है आज। अहान जो गए हुए भी घंटा भर हो गया है, अभी तक नहीं उठी वो। मैं देखती हूँ। राहत जल्दी से इसके कमरे की तरफ बढ़ी। सामने वो सोफे पर बैठी जाने कहाँ खोई हुई थी। ओके, ये गला खंकार के जो अहम करते हैं ना, वो किया है ईरान ने। अहान भाई तो जा चुके हैं, अब इनके ख्यालों से बाहर निकल आओ। ईरान इसे छेड़ा, जाने क्यों वो पजल हुई। कभी वो सब मिलकर यूं ही उष्णा हुरिया और हीरा को तंग किया करती थी, और इन सब में से कभी महिमा को जमान के हवाले से छेड़ती तो इसकी रंगत फक हो जाती थी, और आज ईरान ने अहान के हवाले से छेड़ा तो इसकी रंगत में वैसी ही गुलाबियाँ खिल गई जैसे कभी वो इन सब के चेहरे पर देखा करती थी। हमसे भी नाराज़गी, क्या हमारा कसूर, हमें बताया जाए। ईरान इसे खामोश देखकर बात आगे बढ़ाई। नहीं, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ महिमा, यार हम सब तुम्हारे लिए खुश हैं, तो तुम क्यों खुद के लिए गुंजाइश नहीं निकाल रही। आहान भाई बहुत अच्छे हैं, इतने डिसेंट, इतने डैशिंग है माशाल्लाह, और क्या चाहिए तुम्हें। मुझे इस सब से बिल्कुल इनकार नहीं। क्या जैसा तुमने कहा और वैसे ही मैं बिल्कुल तुम खुद सोचो, एक लड़का जितना बेइंतहा खूबरू हो, नेक सीरत हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, इतनी अच्छी पोस्ट पर हो, जिसके लिए जाने कितनी कम सन दोशीज़ाएँ पागल होगी इन सब ख्वाबों के साथ, क्या वो मेरे जैसी लड़की डिजर्व करता था। महिमा फिर से इसी पॉइंट पर आ खड़ी। अहान की जगह कोई भी शादीशुदा होता, कोई बाल बच्चों वाला होता, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, मगर जाने क्यों मुझे लगता है ये अहान के साथ ज्यादती है। इरहा, मेरे लिए अहान को इस रिश्ते से एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। एक बंदा जो उम्र भर आपके साथ आपके घर रहा हो, मगर फिर भी आपका इसके साथ एक अनदेखा सा डिस्टेंस हमेशा रहा हो, और अचानक से वो आपका शौहर बन जाए। दिलो दिमाग ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं है। सॉरी, मेरा क्या कभी इनसे सलाम दुआ से ज़्यादा का वास्ता नहीं रहा, मगर तुम यकीन करो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी हालत इतनी अजीब हो जाती है इन्हें सामने देखकर। इस कमरे में अपनी हैसियत सोच कर मेरा दिल घबराने लगता है। एक बात पूछूं, बिल्कुल सच बताना, शायद तुम्हें इस सवाल से तकलीफ हो, मगर फिर भी तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कभी जमान भाई को देखकर यही सब फील होता था, मतलब जैसे एक नई नवेली बियाता को अपने शोहर से अवलिन दिनों में महसूस होता है। पास आने पर घबराहट होना, हया के मारे आंखें झुक जाना, देखते ही देखते दिल की धड़कनें खुद ही तेज़ हो जाना। ओके, ऑनेस्टली जवाब दो। इसे देखकर मेरे दिल में एक ही जज्बा, एक ही एहसास बढ़ता था, डर का, खौफ का। महिमा ने करब से आंखें मींची। तो फिर तुम ये पहली शादी वाला राग गला अपना बंद कर दो। वो सिर्फ आजमाइश थी, बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ, क्योंकि जो तुम अब महसूस कर रही हो, जो हालत अब है, यही हकीकत है। जब तुम शादीशुदा ज़िंदगी के असल रंगों और हकीकी राजों से ही अब आशना हो रही हो, तो यही तुम्हारी पहली शादी है। मूव ऑन करना जितना जहन पर सवार करोगी, इतना ही तकलीफ होगी। कभी मुझे भी लगता था मुराद और मैं बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है शादी के लिए, हमारे मिजाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मगर अब देखो मुझे, हुरिया को देखो, जब आई थी तब इसका मिजाज और रवैया कैसा था ज़रून भाई के साथ, और अब देखो कैसे जोगन बनी फिरती है। उष्णा की कंडीशन कैसी थी, कैसे वो मर्दों के साए से भी भागती थी, मगर मीर भाई पर भरोसा करके इन्हें अपना आप सौंप के कैसे मुतमईन और खुश है। और फरबा की मिसाल भी तुम्हारे सामने, मीर भाई की कैसे दीवानी हुई फिरती थी, और तब तुम इसे समझाया करती थी कि किस्मत के लिखे पर राजी रहना चाहिए। अब अपनी दफ़ा क्या हो गया, हमारे घर में कितनी मसाले तुम्हारे सामने ही हैं। सब तुम भी खुद को डिग्रेड करना बंद कर दो। जैसे सब इधर उधर भटक
कर अपने मदार के गिर्द घूम रहे हैं, तुम भी अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करो। यार तुम्हें क्या कमी है, कभी खुद को गौर से देखना तो सही। अब क्या सारी बातें अकेले के लिए करने का इरादा है या हमें भी इजाज़त है अंदर आने की? वो सब दरवाजे पर मस्कीनियों की तरह मुंह बनाए खड़ी थी। महमा बेख्तियार हंसती तो वो सब धमाल डालती अंदर आई। बाथरूम तो बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट करवाया है। हाय, हमारे वालों को ये ख्याल क्यों नहीं आया? सही कहते हैं, ये जो ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे नजर आते हैं अंदर से पूरे गुन्ने मीसने होते हैं। होरिया ने माहौल को हल्का फुल्का करने को आ भरते हुए कहा तो हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। महमा को जाने क्यों इतनी शर्म आ रही थी। फिर वो काफ़ी देर बैठी गप्पे लगाती रही। महमा का ध्यान काफ़ी हद तक बट चुका था। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारे लिए गुलाबों की सेज सजाई और तुम रात गांव की मस्जिद में गुजारा है। बता दिया होता, मैं मस्जिद का हुजरा सजवा देता। अरमान जला भुना बैठा था। मुराद और ज़ारून का हंस के बुरा हाल था, जबकि अहान ने से आंखें दिखाई। मुझे घूना आपको महंगा भी पड़ सकता है। महमा पहले ही बहुत गुस्से में है, मैं इसको जाके तुम्हारे खिलाफ भड़काऊंगा। अरमान ने धमकी दी। और इसी खुशी में मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अहान ने टका सा जवाब दिया। हाय, मैं लुटिया गया, बेवफाइयाँ ऐसे कुछ लिखा है। अरमान ने दहाई दी। तुम अब अहान पर अपना ठड़क झाड़ना बंद करो। ज़ारून ने से वार्न किया। तो आप पर झाड़ूं अगर इजाज़त हो तो। अरमान इसकी तरफ सीधा हुआ। दफ़ा हो तुम जाके कहीं। ज़ारून बुदक के पीछे हटा। ओके जी। उशन उठ जाएं। मीर ने इसे मोहब्बत से जगाया मगर जवाब नहीं मिला। उठ जाए ना, मुझे जाना है। इसने लाड से इसे अपने हिसार में लेते हुए इन्फॉर्म किया। जानता था इसके जाने का सुनकर फ़ौरन उठ जाएगी और नतीजा हिसाब तवक्का था। जाना ज़रूरी है। वो सुस्ती से आज खुली आंखों से बामुश्किल बोली। बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब उठ जाएं। आप ना जाएं, मेरे पास ही रहें। और जब पास आता हूँ तो आपको सांस ठीक नहीं आता। मीर ने शरारत से इसे छेड़ा। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। वो जिद हुई। अच्छा बाबा, बस ये काम कंप्लीट हो जाए फिर मैं पूरा वीक आपके साथ स्पेंड करूँगा। शाह, मेरा दिल नहीं कर रहा आपको भेजने को। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तबीयत को क्या हुआ? फ़ौरन सीधा हुआ। मुझे नहीं पता मगर मैं कह रही हूँ ना, प्लीज़। मीर को हैरत हुई। इसने इतनी जिद कभी नहीं की थी। पहले भी वो जाता रहता था। ना करे मेरी जान, वरना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मत जाएं। जाना ज़रूरी है, मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो इम्तिहान लेने बैठ गई। बिल्कुल भी नहीं। मगर आप चाहती हैं कि पहली बार अपनी ज़बान से फिर जाऊँ एंड टाइम पर मना कर दूँ? ऐसे क्या फ़र्क रह जाएगा मीर शाह में और बाकी सब में? सब मुझे बुज़दिल समझेंगे। अच्छा ठीक है, चले जाएं। वो मुंह बसोड़ती हुई उठी। शावर लिया और मीशा के कपड़े निकाले। नाश्ता बनवाऊँ आपके लिए? वो दोनों लेट थे, सब नाश्ता कर चुके थे। अगर आप करवाएंगी तो ज़रूर। वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। नाश्ता कमरे में लाने का बोलकर वो जब कमरे में आई तो वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। क्या बात है, चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है? मीर ने हाथ बढ़ाकर इसे साथ लगाया। वो बिना जवाब दिए इसकी बाजू इसकी कमर पर बांधे खड़ी रही। ऐसे रुखसत करेंगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा। आप काम करने जा रही हैं दिल लगाने? वो तड़क कर बोली। मीर कहका लगाकर हंस दिया। दिल और ध्यान तो आप में अटका रहेगा, इसलिए कह रहा हूँ खुशी खुशी भेजें ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूँ। भेज रही हूँ ना, यही बहुत है। जाने क्यों बिना बात के गुस्सा आ रहा था, हालांकि वो पहले भी कई बार गया था मिशन पर। ओके बॉस, मेहरबानी है ये भी आपकी। फिर वो नाश्ता करके इसे ढेरों प्यार करता भी जान से दवाएं लेकर चला गया। इसके हर उठते कदम के साथ उष्णा का दिल बैठा जा रहा था। जाने क्यों अजीब से बेचैनी हो रही थी। पहले भी वो इसकी हवेली में गैर मौजूदगी पर उदास हो जाया करती थी, मगर इस बार तो हालत समझ से बाहर थी। जाने कौन से खदशे और वहम सता रहे थे इसको। चलो, इसका साफ मतलब है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है मीशा के साथ। क्योंकि मोस्टली तब भी ऐसा होता है ना, जब हीरोइन का दिल ऐसे कुछ करने लग जाए तो मोस्टली तब खतरा ही होता है। अगर आप करवाएंगी तो ये तो हमने पढ़ लिया। सॉरी कहाँ पे गया फिर? मिल गया। मुराद, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इरा परेशान से इसके सराहने खड़ी थी। वो जानती थी कि आज इसका ऑफ था, मगर फिर भी वो इतनी देर तक नहीं सोता था। अब तो 11 बज रहे थे। नाश्ते पर इसने खुद ही ना उठाया कि रात मुराद की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर अब इसे तशवीश हुई। मुराद, इसने फिर से पुकारा मगर कोई जवाब न आया। हिम्मत करके इसने ज़रा सा झुककर इसका कंधा हिलाया, मगर हाथ लगाते ही इसे लगा जैसे अंगारों को छू लिया हो। वो बुखार से तप रहा था। इरा को अपनी लापरवाही और बेखबरी पर गुस्सा आया। वो इसकी हालत देख कर रोना। मुराद प्लीज़ उठे। आंखें खोले, इतना तेज बुखार कैसे हो गया? अब वो इसके करीब बैठी से उठा रही थी। मुराद ने नींवा आंखों से इसे देखा। इरा का दिल भी एक साख्ता धड़का। मुराद की आंखें बुखार की हिद्दत की वजह से सुर्ख हो रही थी, जबकि मुराद के लब मुस्कुराए। कितना सताया इस लड़की ने इसे, कितना दर्द, कितनी अजियत दी थी इसने मुराद शाह को, मगर फिर भी वो इसे अपने दिल से निकाल ना पाया। अब तक इनके दरमियान दूरियां बरकरार थी, मगर वो मुराद के दिल में आज भी पूरी शान से बरजमान थी। मुराद कुछ बोले भी, बल्कि मैं अरमान को देखती हूँ, अगर मैं अभी हॉस्पिटल ना गया हुआ तो। वो आंखें पहुँचती जल्दी से उठी, मगर इससे पहले कि वो उठ के जाते मुराद ने इसकी कलाई खींचकर अपनी तरफ वापस खींचा और नतीजे में वो लड़खड़ाती सीधा इसके सीने पर आ गिरी। यह आज इसका दूसरी बार हुआ था कि वो दोनों अरादतन यूँ इतने करीब हुए थे।
इरा की बीट मिस हुई, आंखें ना चाहते हुए भी नम हुई। वो किसी से कुछ कहती ना थी, मगर वो भी एक काम सी लड़की थी जिसको अपने शौहर की तवज्जो, इसका प्यार, इसकी कुर्बत की ज़रूरत थी। मगर वो अपनी गलती की सज़ा अभी तक बिना एक लफ्ज़ शिकायत मुँह से निकाले चुपचाप सह ही रही थी कि कब इसका शौहर इसे माफ़ करेगा, कब वो इसे इस काबिल जानेगा कि अपने पास बुलाए। इसके आंसू मुराद के तपते हुए सीने पर गिरे तो मुराद को इस पर तरस आया। इसने बेइख्तियार अपने हाथ इरा के नरम कद्दास वजूद के गिर्द लपेट कर इसे अपने हिसार में लिया। रोने की क्या बात है यार, ठीक हूँ मैं, बस जरा सी हरारत है, मुराद ने इसके बालों को सहलाते हुए कहा। चुप तो क्या करना था, वो और बिलक बिलक कर रो दी। इसकी बीवी थी वो, इसकी अवलीन चाह थी। वो तो इसे बहुत पहले से जानता था, तब से जब वो मुराद को पसंद भी नहीं करती थी। इसकी अपनी हालत भी अजीब हो रही थी। एक बुखार ने ढाल किया हुआ था, दूसरा वो यूं रो कर इसके लिए मुश्किल पैदा कर रही थी। मुराद ने इसे अपने बाजू के हिसार में लिए, साथ लटाया। तुम्हारे शर्म और घबराहट के वो इसके सीने में मुँह छुपा गई। मुराद खुल के मुस्कुराया। अब अगर आप चुप नहीं होंगी तो मैं आपको फिर शोहरों वाले तरीके से चुप करवाऊंगा। कौन से शोहरों वाले तरीके? इरा ने जल्दी से मुंह ऊपर करके नासमझी से पूछा। क्या आपको नहीं पता? मुराद ने इसके आंसू साफ करते हुए मध्यम से सरगोशी की। मुझे क्या पता, मेरा कौन सा कोई 10 शोहर है? मुराद की इतनी ज्यादा कुर्बत इरा के हवास मुअत्तल कर रही थी। जल्दी में जो मुंह में आया बोल गई। आहो, मैं ही 10 बीवियां भुगता के बैठा हूँ। मुराद ने दांत पीसे। मुझे क्या पता, हो भी सकता है। हम कौन सा आपके साथ ऑक्सफोर्ड गए थे? क्या आपको यकीन दिलाने के लिए मेरे ज़ुबान से कह देना काफ़ी होगा कि मैंने कभी एक नज़र भी ख़यानत नहीं की अपनी बीवी से? इरा का दिल धक से रह गया। यही आके वो टूटती थी, यही इसका जुर्म था कि इसने अपने शोहर की इमानत में ख़यानत की थी। इसने दिल में किसी और को बसाया था कभी। भला वो मुराद के बराबर कब हो सकती थी? वो शख्स जिसने मर्द होकर अपना आप अपनी बीवी के लिए संभाल के रखा और इरा लड़की होकर राह से भटक गई। वह नामहसूस तरीके से उठी। मुराद ने इसका खामोश होना, यूं उठ जाना फ़ौरन नोट किया था। खुद वो इरा से इस टॉपिक पर बात नहीं करता था क्योंकि वो इसे मज़ीद शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इसकी तरफ से पेशरफत का मुंतज़िर था। इनके दरमियान एक मजबूत रिश्ता था, सब रिश्तों से ज़्यादा नज़दीकी का ताल्लुक था। वह कानूनी और शरई तौर पर इस पर हर तरह का हक रखता था। कभी कभार मलकियत का एहसास जोर पकड़ जाता तो इसके लिए खुद को इरा से दूर रखना मुश्किल हो जाता था। मगर वो पागल लड़की जाने कब तक अपने साथ साथ मुराद को भी यूं दूरियों की मार मारने वाली थी। जाने कब तक मुराद को यूं नामुराद रहना था। क्यों वो कह नहीं देती कि जो दिल में छुपाए बैठी थी, मैं अरमान को बुला कर लाती हूँ, आपको कोई मेडिसिन दे और नाश्ते में क्या लेंगे? इरा की आवाज़ पर वो सर झटक के इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। जो दिल करे ले आओ यार। वह दर्द से फटता सर हाथों में थामे आंखें मूंद गया। तैयार है ना? सुबह चेकअप के लिए जाना है। ज़ारून ने इसे इत्तला दी और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। हद है ज़ारून शाह, हद है। इतना भी क्या गुस्सा? अभिजान कह रही थी मेरा बेटा गुस्से का थोड़ा तेज़ है। इनको कोई बताया कि इनका बेटा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा उखड़ा और गुस्सेला है। जाने वो मोहब्बत अब किधर जा सोई है जो इन्हें मुझसे हुई थी। वो यूं ही चलती करती बैठी अपना खून जला रही थी। मिजाज ही नहीं मिलते जनाब के। दिल तो करता किसी दिन 2 लगाऊं कान के नीचे। इसने दांत पीसे जैसे दांतों के नीचे ज़ारून शाह हो। ज़ारून तिरछी नज़र से इसके सब तासरात मुलाहिजा कर रहा था। जंगली बिल्ली कहीं की। ज़ारून ने इसे यूं दांत पीसते देखकर ज़ेरे लब कहा, तुमसे तो मैं नाक से लकीरें निकलवाऊंगा हुरिया। ज़ारून शाह, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे दूर जाने की? इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर मेरा दमछला बन के फिरोगी। तुम भी तो महसूस करो जो अजियत मैंने बर्दाश्त की थी तुम्हारे जाने के बाद। 4 माह मैंने किस कर्म में गुजारे थे। कोई नहीं था जिसको मैं बता सकता जो दर्द तुम मुझे देख कर गई थी। वो अपना काम कंप्लीट करता बाहर निकल गया। हुरिया ने गुस्से से पीछे से कुशन उठा के इसे मारा जो इसकी न जाने इसके बजाय बंद दरवाजे से टकराकर ज़मीन बोस हो चुका था। बदतमीज हिटलर कहीं का, खड़ूस सारे ज़माने का, समझता है खुद को। मरी जा रही हूँ मैं इसके पीछे। वैसे ही जल्दी करती बैठी थी जब ज़रून का मोबाइल रिंग हुआ। इसको भी साथ ले जाता। इसने मोबाइल को घूरा। कॉल फिर से आने लगी तो हुरिया का मीटर आउट हुआ। इसने उठकर मोबाइल देखा। नंबर कोई अननोन था, सेव नहीं था। दफ़ा हो, मैं नहीं जा रही कड़वे कड़ेले के पीछे, खुद ही देख लेगा आकर। वो मोबाइल वहीं रखकर वापस मुड़ी के कॉल फिर से आने लगी। बहुत ही कोई ढीठ है भई, अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा तो बंदा बाद में कर ले। इसको मेरे सरहाने रखकर खुद जाने किधर निकल गया है। इसने उतार कर कॉल रिसीव कर ली। ज़ारून प्लीज़ क्यों ऐसे कर रहे हो? मैं मर जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ। कमरे की छत हुरिया के सर पर आन गिरी। इसके कुछ कहने से पहले ही जो आगे से सुनने को मिला वही इसे हिलाने को काफ़ी था। हेलो, कुछ तो बोलो, सुबह से कॉल्स कर रही हूँ पागलों की तरह, क्यों नहीं समझ रहे? वो जो कोई भी थी मुसलसल रोते हुए अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। तो क्या ये वजह थी ज़रून के मेरे साथ रवा रखे जाने रवैये की? क्या इसीलिए वह मुझे मुसलसल इग्नोर कर रहा है? क्या इसे अब वाकई मेरी ज़रूरत नहीं रही? यानी इसने ठीक कहा था, वो अपने बच्चे की वजह से मुझे बर्दाश्त कर रहा है। आंसू लड़ियों की मानिंदा गालों पर बह निकले। काल से अभी भी इस लड़की के रोने की गिड़गिड़ाने की आवाज़ें आ रही थी, मगर हुरिया सुन कब रही थी। वो यूं ही गुमसुम खड़ी थी जब ज़ारून काफ़ी थामे कमरे में दाखिल हुआ। ज़ारून ने नासमझी से इसे देखा और फिर इसके हाथ में पकड़ा अपने मोबाइल को। क्या हुआ, क्यों बुत बनी खड़ी हो? हुरिया बिना कुछ कहे इसको देखने लगी। टिप टिप आंसू गिर रहे थे। ज़ारून ने मग टेबल पर रखा और उसके करीब आया। किसका फ़ोन था? ऐसे क्यों खड़ी हो? हुरिया ने खामोशी से फ़ोन इसकी तरफ बढ़ा दिया। ज़ारून को थोड़ी बहुत तो समझ आ गई थी कि फ़ोन किसका होगा, कौन था कॉल पर। हालांकि इसकी हालत साफ बता रही थी। आप
की कोई बहुत चाहने वाली थी। ज़ब्त के बावजूद हुरिया के लहजे में तंज की आमेज़श थी। मेरे तो खैर बहुत चाहने वाले हैं। ज़ारून ने मज़ीद इसे तपाया। काल फिर से आने लगी तो हुरिया आंसू साफ करती कमरे से बाहर निकलने लगी। जब ज़ारून ने इसको आगे बढ़कर इसको अपने हिसार में लिया। इसकी पुश्त ज़ारून के सीने के साथ लगी हुई थी, जबकि ज़ारून ने एक हाथ इसके पहलू में रखा, जबकि दूसरा हाथ से कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। हुरिया मुसलसल खुद को इससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। बाज नहीं आओगी तुम? ज़ारून का लहजा इंतहाई कड़ा था। ज़ारून प्लीज़, तुम कब मेरा यकीन करोगे? वो मुल्तजी हुई। मेरी बीवी से क्या बकवास की है तुमने? हुरिया का दिल जो ज़ारून की ज़िंदगी में किसी और की शराकत का सोचकर फटने को था, इसकी बात पर ठहर सा गया। हुरिया ने दूर होने की कोशिश तर्क करके चेहरा इसकी तरफ मोड़कर देखने की कोशिश की। इसकी कमर अभी भी ज़ारून के सीने से लगी हुई थी। ज़ारून प्लीज़, मैं अपनी और तुम्हारी बात कर रही हूँ, मगर मेरी या तुम्हारी कोई बात नहीं है, ना कभी हो सकती है। बेहतर होगा इन ओछे हथकंडों से बाज आ जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे इश्क का भूत एक दो दिन में उतार दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे पीछे अपनी राह खोटी ना करो। इसके बाद मैं तुम्हें वार्न नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगी कि तुम मेरे नहीं हो सकते, तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। वो गुस्से से फंकारी, ये लो पास है, जो बताना है बता दो। इसने फोन हुरिया के कान से लगा दिया। बात करो भाई, तुम क्यों डर रही हो? ज़ारून शाह की बीवी होके रो रही हो? ज़ारून शाह तो रुलाने वालों में से है, तुम क्यों डर रही हो? इसने हुरिया के बालों में मुंह छुपाए हुए कहा और दूसरा हाथ भी इसके पेट पर बांधा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी ज़ारून शाह, तुम्हें एक पल भी सुकून नसीब नहीं होने दूंगी। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। जैसे मैं जल रही हूँ वैसे ही तुम भी जलोगे। वो मोहब्बतनामा बंद करके बददुआएं दे रही थी। हाँ हाँ, कह लो जो कहना है, माइंड नहीं करूँगा। तुम जैसे साइको और बेबस लोग यही कह सकते हैं। दोबारा फ़ोन मत करना, मैं अपनी वाइफ के साथ बिजी हूँ। हुरिया सारी कार्रवाई में सांस रोके खड़ी थी। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं ना तो कमज़ोर हूँ ना डरपोक कि इस तरह तुमसे चोरी बाहर फ्लर्ट करता फिरूँ। ना मेरा स्टैंडर्ड इतना गया गुजरा है कि इस टाइप की लड़कियों में इंटरेस्ट लूँ, और ना ही मेरा मान इतना ख़राब है कि मैं अपनी हदों को भूल जाऊँ। ऐसे जाने कितनी लड़कियाँ कॉल्स करती रहती हैं जिन्हें हर राह चलते से प्यार हो जाता है। नफरत है मुझे ऐसी शर्मो हया से आ रही लड़कियों से जो सही में औरत के नाम पर धब्बा है। कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं, ना अपनी तबीयत खराब करने की जरूरत है। आराम से सो जा, और दोबारा अगर कभी ऐसी कोई कॉल है तो बजाय टसवे बहाने के सुना देना मेरे सामने। तो तड़तड़ ज़बान चलती है। अब क्या हुआ था? ज़ारून ने आहिस्ता से खुद से अलहदा किया और सोफे पर लेट गया। कॉफ़ी तो ठंडी हो चुकी थी। हुरिया भी गुमसुम सी बेड पर जा बैठी। नींद कहीं दूर जा उड़ी थी। हालांकि इसके दिल में ज़ारून को लेकर कोई शक व शुबहात ना थे, मगर फिर भी दिल जाने क्यों बोझल सा हो रहा था। जिंदगी बेरंग बेनूर सी होकर रह गई थी। इनके दरमियान की दूरियां जाने कब खत्म होनी थी। नींद ज़ारून की आंखों से भी रूठ गई थी। इसने बाजू हटा के देखा तो वो वैसे ही बेड ग्राउंड से टेक लगाए इसे ही देख रही थी। इसके अचानक देखने पर गड़बड़ा कर लेट कर करवट बदल गई। फिर थोड़ी देर बाद इस पर गूंदगी सी तारी होने लगी। नींद की वादियों में उतरने से पहले से महसूस हुआ कोई इसके साथ आकर लेटा है, और फिर अगले ही पल वो इसकी बाहों में थी। इनके दिल में क्या है ये तो तुम ही पता लगा सकती हो, मगर मैं इतना जानती हूँ कि जैसा तुम सोच रही हो उन्होंने सानों तले दब की शादी की है, तो ऐसा भी नहीं है। तुमने शायद अभी तक नोट नहीं किया होगा, तुम्हारा लहंगा तुम्हारे फेवरेट डिज़ाइनर का वही लहंगा था जो तुमने खुद पसंद किया था। अगर इरा की शादी की शॉपिंग वाला दिन याद हो तो। हुरिया दूर की कोड़ी लाई। आपको मेहंदी लगाई जाए, लहंगा पहनाया जाए, प्रॉपर ब्राइडल बनाया जाए, ये सब दर पर्दा अहान भाई का ही ऑर्डर था। अब वो वाकई लहंगा देखकर हैरान रह गई थी। एक तका देने वाले दिन के बाद अहान जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो अलमारी खोले लहंगे पर हाथ फेरते हुए जाने क्या सोच रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अहान की आवाज़ पर वो बुरी तरह डर गई क्योंकि इसका ध्यान कहीं और था। सॉरी, मेरा मकसद आपको डराना नहीं था। अहान शर्मिंदा हुआ। महिमा को हैरत हुई। शोर सॉरी भी करते हैं, वो भी इतनी मामूली सी बात पर। अहान को समझ नहीं आया कि क्या कहे, क्योंकि वो तो फिर से जाने कहाँ खो गई थी। मुझे कपड़े लेने हैं अलमारी से। बिलाखिर अहान ने समझ वजह किया। जी सॉरी। वो आवाज़ बागता सी पीछे हटी। आपकी तबीयत ठीक है? इसने इसकी हरकतों से महसूस किया। जी ठीक है। वो उंगलियां मरोड़ते हुए जैसे किसी जुर्म का इतराफ़ किया। अहान की गैर मौजूदगी में वो सब मिलकर इसकी ट्यूनिंग करते थी, मगर वो अहान से सामना होते हुए सब भूल जाती। जब जब वो इसे देखती तो सोचती कि अगर बात खूबसूरती की जाए तो इसे तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाती, तो फिर इसने अपने लिए एक रोंदी हुई मसीक शुदा लड़की का इंतखाब क्यों कर किया। ऊपर से इसके कमरे में इसके साथ ही हैसियत से रहना अलग जान सुखाए रखता था। कोई बात परेशान करिए आपका? वो शावल लेकर निकला तो इसे इसी सिचुएशन में खड़ी देखकर पूछ लिया। नहीं तो फिर क्यों खुद को थका रही हैं? बैठ जाएं। मैंने आपको कोई पनिशमेंट तो नहीं दी हुई खड़े रहने की? अब वो आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था। वो खामोशी से सोफे पर जा बैठी। अहान ने शीशे के सामने खड़े जरा सी तिरछी नजर करके इसे देखा। वो अपनी कैफियत किसी को बताकर वो आजकल हवाओं में उठ रहा था। ऑफिस जाते इसे घर आने की जल्दी रहती। वो जो कभी जानबूझ के खुद को इधर उधर के कामों में उलझाए रखता था, अब तो हर पल बेताब रहता काम खत्म हो और वो घर जाए। वापसी पर इसके लम्हों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती कि अब इसके ख्याल ही नहीं था वो खुद भी
मौजूद होगी कमरे में। वो अच्छे से जानता था कि अभी वो कशमकश का शिकार है, वहमों में घिरी हुई है, मगर वो अपनी बेताबियाँ, अपनी मोहब्बत इसे भी अभी बता के मज़ीद कुछ गलत सोचने नहीं देना चाहता था। जाने वो इसकी एक तरफा मोहब्बत को क्या रंग देती, जैसा इसका आजकल मूड था आन को बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा। वो इसकी नज़रों में अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहता था। इसका क्या पता वो इसे नज़रबाज समझ लेती या एहसान फरामोश की जिन लोगों ने इसे सहारा दिया, घर में रखा, इसने इन्हीं के घर की लड़की पर आंख रख ली। नो हरगिज़ नहीं। कम अज़ कम महिमा के दिल में वो अपने लिए किसी किस्म की नापसंदगी या बदगुमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सर झटक कर लैपटॉप उठाकर बैठ गया। महिमा का दिल किया भाग जाए वहाँ से। खाना लाऊं आपके लिए? बिलाकर इसे कुछ देर फरार के लिए बहाना मिल गया। बीजान ने इसकी अच्छी खासी क्लास ली थी पहले दिन जब वो बिना नाश्ता किए गया था। अरे मैं पूछती हूँ बीबी, ये क्या तरीका है कि शौहर काम पर जाए और बीवी उठ के इसको नाश्ता भी ना करवा सके? देखो मेहमा, चाहे तुम खुश हो चाहे ना खुश हो, मगर ये हकीकत है कि वो तुम्हारा शौहर है और इस रिश्ते के हकूक़ और फ़राइज़ भी तुम दोनों पर लाजम है। जहाँ तुमने ज़मान जैसे बंदे की हर बात बर्दाश्त की कि चलो नाम का ही सही तुम्हारा घर बसा रहे तो थोड़ी सी तवज्जो हान पर भी दे दो। हाँ तो लाखों दर्जे बेहतर है, तुम थोड़ी सी गुंजाइश तो निकालो। बीजान, वो पहले भी कभी कभार ही खाने की मेज़ पर आते हैं, आपको पता है। महिमा ने अपनी तरफ से जवाब पेश किया। पहले की बात और थी, वो बहुत खुददार बच्चा है, हमें से कोई तंग ना हो इसलिए नहीं ना कहता होगा, और दूसरा वो ख़वातीन में कम बैठता है। लेकिन अब इसकी बीवी मौजूद है, अब भी वो होटलों से खाता फिरे, ये मुझे पसंद नहीं। अगर जहमत ना हो तो ला दें, या अगर आप कहें तो मैं किचन में ही आ जाता हूँ। इसे भला क्या जहमत होना थी इतने से काम से, मैं लेकर आती हूँ। वो जल्दी से बाहर निकली, कहीं जिससे बचने को निकली थी वो साथ ही ना चल पड़े। उठ के खाना गर्म करके ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई तो हाँ ने लैपटॉप साइड पर रखा। आप टेबल पर ही रख दे, मैं बिस्तर पर बैठकर नहीं खाता। आपने खाना खा लिया? महिमा टेबल पर खाना रख के पलटी तो हाँ ने सोफे पर बैठते पूछा। इतनी भूख नहीं, मैंने लंच लेट किया था। चलें, जितनी भूख है इतना खा लें। बिल्कुल दिन नहीं कर, आप खाएं, एक दो लुकमे ले लें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अकेले खाना। इसने नरमी से इसरार किया। तो पहले क्या आप सारी उम्र मेरे साथ खाते रहे? यकदम ही महिमा की आवाज़ बहुत तेज़ होगी। सॉरी, मैं तो बस। अहान माजरत करते खाने की प्लेट पर झुक गया। महिमा को अपनी इतनी बदतमीज़ी से बात करने और जवाब में इसके गुस्सा करने के बजाय सॉरी करने पर इसको शदीद हैरत हुई। उफ़, ये शोहरों की कौन सी किस्म थी। वो अपनी प्लेट पर झुका आराम से खाना खा रहा था। सॉरी, महिमा ने मुजरिम की तरह सर झुकाया, अपनी गलती तस्लीम की। अहान इसे देखकर मुस्कुराया। एक शर्त पर एक्सेप्ट करूँगा, अगर आप बैठकर खाना खाएंगी। महिमा हनुकों की तरह इसे देखेगी। आ जाए। इसने अपने करीब इसके लिए जगह बनाई। 2 सीटर सोफे पर बामुश्किल वो इससे थोड़ा फासला रखकर विराजमान हुई। नवाला का खाक लेती इसकी तो हाथ पैर ही कांपने लगे थे। हालांकि इनके दरमियान कुछ फासला था और ये इतना सा फासला पिछले 4 दिनों से बरकरार था, मगर वो पहले कभी इसके इतने भी करीब कब हुआ था। अहान ने प्लेट इसकी तरफ खिसकाई। मैं खा लूँगी, आप खाएं। वो अहान की प्लेट में से तो हरगिज़ नहीं खाने वाली थी और इसकी ये झिझक अहान अच्छे से महसूस कर रहा था, मगर ये सब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश से ही खत्म होना था। अहान खाना छोड़कर सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। क्या मसला है आपके साथ? इसने घूमने की नाकाम से कोशिश की, मगर वो इसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। आपके साथ क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, आप आराम से खाना खाएं। महिमा ने दांत पीसते हुए कहा। आप भी साथ खाएं। अहान भी अड़ गया। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, इसने वार्न किया। मेरे तो पास बैठने से ही आपकी हालत ख़राब हो रही है, फैलने पर तो। इसने शरारत से बात अधूरी छोड़ दी। महिमा को लगा इसका दिल कानों में धड़क रहा हो, जैसे धड़कनों का इतना शोर, और फौरन से उठ खड़ी हुई। शराफत से वापस आकर बैठे। मैं नहीं बैठ रही, आपको खाना है तो खाएं, वरना मैं बर्तन उठा के ले जाती हूँ। वो मुंतशिर होती धड़कनों पर काबू पाती रुख मोड़े खड़ी थी। मैं चाहता हूँ आपको कुछ वक्त दिया जाए मेंटली तौर पर खुद को रिलैक्स करने के लिए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पकड़ कर इधर बैठाऊँ। बाखुदा मेरा दूर रहना ही आपके हक में बेहतर है। इसकी इतनी गहरी बात पर महिमा का दिल और तेज़ धड़कने लगा और जैसे मैं सनसनाहट से होने लगी। अगर ना हूँ तो इतनी दिलेरी और वो इसकी तरफ देख के नहीं दिखा सकती थी। जनाब के तो तेवर ही बदले हुए थे, ऐसा शौक लहजा, इसकी मायनी खेज सी गुफ्तगू। तो मेरे लिमस की तासीर से वाकिफ़ ही नहीं है। तुझको छू लूँ तो तेरे जिस्म का हिस्सा हो जाऊँ। अहान ने गंभीर बोझल लहजे में इसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर सरगोशी की। इस कदर मायनी खेज शेर और इसके इतने पास खड़े होने पर महिमा का दिल बंद होने को था। या मेरे खुदा, ये वो अहान था जिसको वह सब बहुत ज़्यादा खुश समझती थी। इसका चेहरा हमेशा ऐसा बेतासर होता कि लगता ही ना था कि वो भी इमोशंस नामी चीज़ से वक्फियत रखता है। इससे पहले वो मज़ीद कोई घोर अफशानी करके महिमा को बेहाल करता, नाचार इसे कामते हाथों से चंद लुक़मे लेने ही पड़े। इसके साथ इसकी प्लेट से खाते हुए इसे बेतरह हयाई कुछ वो मुसलसल इस पर नजरें जमाए हुए था। बर्तन उठा के वो यूँ भागी जैसे कैद से रहाई मिली हो। आन इसकी फुर्ती देखकर खुलकर मुस्कुराया। इसके साथ के
ऐसे दिलनशीं लम्हे, इसकी कुर्बत की ऐसे मसरूर कर देने वाली घड़ियाँ, इसने कब सोचा था कि इसे नसीब होंगी। वो अब कमरे में जाने का सोच भी नहीं सकती थी। सब अपने अपने रूम्स में थे। कुछ सोच के वो फरवा के कमरे में चली गई। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? फरवा ने इसे देखते ही सवाल किया। वैसे ही क्यों नहीं आ सकती हूँ, मगर इस वक्त तुम्हें अपने रूम में होना चाहिए। हान भाई घर पर ही हैं, बीजान से फिर क्लास लग जाएगी। अभी तो खाना खिला के आई हूँ लाड साहब को। अब और क्या करूँ? वो चिढ़ गई। यार इनके पास बैठो, और क्या कहूँ मैं अब। वो काम कर रहे हैं तो सोचा थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ जाती हूँ। इरादा तो इसका इधर सोने का था, मगर मुश्किल लग रहा था। फिर भी वो बेमकसद घंटा भर बैठ के जब फरमा ने गुड नाइट कहकर इसे भी जाने का बोला तो मजबूरन इसे उठना पड़ा। अल्लाह करे सो गए हों। वो दुआएं मांग के अपने कमरे में आई। शुक्र है कुछ तो अच्छा हुआ, वो सो चुका था। महिमा ने शुक्र का सांस लिया। वो दो दिन से वो किसी काम की वजह से रात फार्म हाउस पर ही उठता, या शायद इसे यहाँ एडजस्ट करने के लिए, मगर आज वो कमरे में मौजूद था और बेड पर सोया हुआ था। सोफे पर तो सोया नहीं जा सकता था, वैसे ही अकड़ जाती। सो वो हर चीज़ पर पुश्त डालते बैठ के कोने पर टिक गई और करवट बदल गई। आन कितनी ही देर इसकी पुश्त को देखता रहा। अब नींद भला किस काफर को आनी थी। वो तो दीवानों की तरह सारी सारी रात इसके तसव्वुर से महवे गुफ्तगू रहा करता था। अब तो वो कुछ ही फासले पर खुद मौजूद थी। वो इसके नज़रअंदाज करके सोने का जुर्म कैसे कर सकता था। काफ़ी देर जब इसके वजूद में कोई हरकत ना हुई तो इसके सो जाने का यकीन करता आहिस्ता से उठ के बेड की दूसरी साइड आया और पंजों के बल ज़मीन पर बैठकर इसे देखने लगा। एक ही पोजीशन में बैठे रहने से इसके पाँव सुन्न हो गए थे। इसने बेड की साइड टेबल से टेक लगाई और टांगे ज़मीन पर सीधी करके नीचे ही बैठा इसे देखता रहा। इसका मनमोहना सा चेहरा बालशत भर की दूरी पर था इससे। बरसों से वो इसका बीमार था, अब जाके शिफा याब हुआ था। कोई इस जैसा खुश नसीब भी होगा भला। रात कतरा कतरा भीग रही थी। जब इसने दूसरी तरफ करवट बदली तो हान उठकर बेड पर आया। ओके जी गाइस, यहाँ पे पार्ट का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट भी पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ। ओके जी, अगले पार्ट में मिलते हैं। ये 7 पार्ट था और आपको बता रहे हैं कि इस नावल के ना एपिसोड भी ना काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये लॉन्ग नावल है। इसके बाद इसके बनेंगे, हम बता देते हैं, इसके थोड़े से पार्ट बनेंगे। हाँ जी, इसके बस ना 1-2 पार्ट और बनेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि 2 पार्ट और बनेंगे, 2 या 3 बनेंगे। चलें अगले पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद कौन सा नावल स्टार्ट करेंगे, हम आपसे पूछ के स्टार्ट करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।